ऑलराइट, लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर डिस्कस किया था, कैसे हम एक गैस को आइडेंटिफाई करते हैं वेदर द गैस इज रियल और आइडियल। ठीक है, उसके लिए अगर आपको याद होगा हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहां पे देखे थे। सबसे पहले जो भी आपके पास गैस होगी विच विल बी अंडर कंसिडरेशन, विच विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन, अगर उस गैस के लिए Z की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो गैस कौन सी आपके पास होती है? द गैस इज द आइडियल, द गैस इज व्हिच वन? आइडियल। ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज हमने देखी थी, अगर Z की वैल्यू किसी ऑब्जर्व्ड गैस के लिए, जो गैस आपकी अंडर कंसिडरेशन है, अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, अगर उसके लिए Z की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 आती है तो गैस कौन सी होती है? द गैस इज सेड टू बी रियल गैस। फिर उसके बाद हमने इस Z इज नॉट इक्वल टू 1 के दो फैक्टर्स देखे थे यहां पे। देखिए आप, एक केस था आपके पास Z इज लेस देन 1। जब Z लेस देन 1 होता था, जो आपने गैस ली होगी उस टाइम पे, द गैस व्हिच विल बी अंडर ऑब्जर्वेशन, दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल रियल गैस। ठीक है, और उस वाले गैस के लिए कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। ठीक है, और फिर हमने देखा था जिस गैस के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं उस गैस को कंप्रेस करना इजी होता है। ठीक है, द गैस, आई कैन से द गैस इज more compressible. The gas which is under consideration, which is under observation, that is more compressible than the ideal gas, than the ideal behavior, I can say. ठीक है, फिर उसके बाद एक और चीज हमने डिस्कस करी थी, अगर Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, if the value of Z is greater than 1, उस टाइम पे जो आपके पास गैस which is under consideration, that will be first of all the real gas, और उस टाइम पे कौन से फोर्सेस डोमिनेटिंग होते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेटिंग, राइट। और अगर किसी गैस के लिए रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, उस गैस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, उस गैस को इजीली कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। मतलब द गैस which is under consideration, जिसके लिए Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, that is less compressible than the ideal gas. The gas is less compressible. ठीक है, ये कुछ चीजें हमने डिस्कस करी थी। फिर इसके बाद हमने एक कर्व देखा था, आई मीन वेरिएशन ऑफ Z विद प्रेशर, लाइक दिस। देखिए आप, यहां से मैंने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को प्लॉट किया था और यहां से मैंने प्रेशर P को प्लॉट किया था। ठीक, और ये एक लाइन थी जो रिप्रेजेंट कर रही थी किस वाले गैस को? आइडियल गैस को। मतलब दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द आइडियल बिहेवियर, करेक्ट। फिर मैंने कुछ कर्व्स आपको दिखाए थे यहाँ पे रियल गैसेस के, जो इस कर्व को फॉलो नहीं करते, जो इस लाइन को फॉलो नहीं करते। किसी एक गैस का कर्व ऐसा आया था, ठीक है, सिमिलरली एक और गैस का कर्व कुछ ऐसा आएगा, सिमिलरली एक और गैस का कुछ कर्व ऐसा आएगा। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने कुछ चीजें डिस्कस करी थी। चीजें क्या डिस्कस करी थी हमने? देखिए, मैंने आपको बताया था जितनी Z की वैल्यू कम होती है, जितनी Z की वैल्यू कम होती है, उतना उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब जिस गैस के लिए Z की वैल्यू मिनिमम होगी, यहां पे ये वाला पॉइंट अगर मैं कंसीडर करूं तीनों गैसेस में, ठीक है, जिस गैस के लिए डिप ज्यादा आता है, जिस गैस के लिए डिप ज्यादा आता है, उसमें Z की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिनिमम होगी। अगर डिप ज्यादा आ गया, Z की वैल्यू मिनिमम, और जब Z की वैल्यू मिनिमम होती है उस टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्सेस बेसिकली ज्यादा होते हैं। तो यहां पे हम इजीली बता सकते हैं कौन से वाले गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो सकते हैं और कौन से वाले गैस में अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कम हो सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने नीचे वाला कर्व बनाया है, दिस इज फॉर एग्जांपल वैलिड फॉर SO2, दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, लेट्स से दिस इज फॉर CH4, लेट्स से मेरे पास एक ऐसा ही कर्व है, दिस इज फॉर N2। ठीक है, अगर ये आपके पास कर्व्स है रियल गैसेस के, रियल गैस के कर्व मैंने प्लॉट किए किस के बीच में? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में। देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बताया है, जिस कर्व का डिप ज्यादा होगा, दैट मींस जिस कर्व की Z की वैल्यू मिनिमम होगी, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होंगे। तो आप इजीली बता सकते हो यहां पे किस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होंगे। तो कहने से SO2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, फॉलोड बाय CH4, फॉलोड बाय N2 गैस। ठीक है, और कुछ रियल गैस आपके पास होते हैं जो इन कर्व्स को फॉलो नहीं करते हैं, जिनके लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 से ऊपर आती है, 1 से ज्यादा आती है। और ये कौन से गैस के लिए होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए होता है। ठीक है, ये चीजें मैंने डिस्कस नहीं करी है आपसे अभी तक, ये मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी। अब यहां पे आप क्या बता सकते हो, देखिए आप अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो यहां पे ये चार कर्व जो बनाए हुए, ये चार डिफरेंट गैस के लिए बनाए, ठीक है। अगर आपको बताना होगा इन चार गैसेस में से इजीली कौन सा गैस लिक्विफाई हो सकता है, वो वाला गैस इजीली लिक्विफाई होगा जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इन चार कर्व्स की तरफ देखोगे, यहां पे इस वाले केस में, इस वाले गैस के केस में मॉलिक्यूल्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट मींस इस गैस को इजीली लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन अगर मुझे यहां पे बताना होगा तो सबसे इजीली हम SO2 को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन CH4, देन N2 गैस। ये हमने ये पॉइंट्स क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स से कैसे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम एक दो छोटी सी प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम बेसिकली वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। जब वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन डिराइव करूंगा मैं, फिर उसके बाद उस वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ लिंक किया जाएगा, फिर आपके यहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं और न्यूमेरिकल्स भी बेसिकली बनते हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे क्वेश्चन जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे पूछे जाते हैं, वो पहले डिस्कस करते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखे यहां पर, 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस occupies 30 liter volume at 273 Kelvin and 1 atm pressure, at 1 atm pressure. Predict its nature. देखिए आप क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपके पास एक कोई 1 मोल ऑफ कोई भी गैस दी है, एक गैस का 1 मोल आपके पास दिया है जिसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है 30 लीटर्स, और किस टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और उस गैस का प्रेशर कितना है 1 atm। आपको बताना है जो आपके पास गैस होगी विल इट बी, क्या ये रियल गैस होगी कि आइडियल गैस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमें चेक करना होता है आपके पास जो गैस होती है whether it's real और आइडियल, हम कौन से फैक्टर से चेक करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से, जो किसके बराबर होता है PV डिवाइडेड बाय nRT, ठीक है। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर लो आप, देखिए आप यहां पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, प्रेशर की वैल्यू इज 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना आपके पास, वॉल्यूम इज 30 लीटर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1, R की वैल्यू 0.0821, टेंपरेचर कितना 273, ठीक है। ये वैल्यू आप सॉल्व कर लो, यहां से Z की वैल्यू या तो 1 के बराबर आएगी या Z की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 बराबर आएगी, ठीक है। देखिए आप यहां पे अगर आप ये चीज सॉल्व करोगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, यहां पे आपके पास Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब जो गैस आपके पास है, द गैस व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच गैस, दैट इज रियल गैस। और यहां पे और भी चीज आप कंक्लूड कर सकते हो, क्या, अगर Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई, दैट मींस कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे यहां पे, इस रियल गैस में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे। क्या इस गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो, यहां पे इस गैस को थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंप्रेस करना, समझ रहे हो आप, इस गैस को लिक्विफाई करना डिफरेंट होगा, डिफिकल्ट होगा, ये भी बता सकते हो आप। इज दैट क्लियर? तो यहां पे मैं बोलूंगा द गैस इज लेस compressible, the gas is less compressible than the ideal gas। तो इस क्वेश्चन से आप ये तीन चीजें इजीली कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है और Z की वैल्यू देखनी होती है, और कंक्लूजंस आपको ऑलरेडी याद है, Z की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 मतलब रियल गैस होगी और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, गैस विल बी लेस कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैस। इज दैट क्लियर? सिमिलरली एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए आप आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, the density of steam at 100 degree centigrade
at 100 degree centigrade and 10 power 5 pascals is 0.6 kilograms per meter cube. Calculate compressibility factor Z for the steam. जो हमारे पास गैस दी है, which is steam, water in gaseous state, that's what we call as steam, right? हमें बताना है ये जो steam आपके पास है, इसके लिए compressibility factor कितना आएगा और आपको density दी है, ठीक है? अब first of all देखिए आप, Z कैसे calculate किया जाता है? PV divided by nRT. PV divided by nRT. क्या मैं इसी Z को लिख सकता हूँ? Z will be equal to PV divided by what is this N? N is basically number of moles. Number of moles को लिख सकता हूँ मैं given mass divided by molar mass, right? इसको मैं लिख सकता हूँ given mass divided by molar mass multiplied by R multiplied by T. अब इसी इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट कर दो आप, आपके पास Z की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अगर ये M आप ऊपर ले लो, this will be PM divided by ये V आप नीचे ले आओ, this will be W divided by V R T. अब ये जो W by V बेसिकली आपके पास है मास बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डेंसिटी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे Z की वैल्यू जो आपके पास आनी है, Z की वैल्यू विल बी PM divided by DRT. PM divided by DRT. मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में डेंसिटी के बारे में डेटा दिया होगा और आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, आप हमेशा ये वाला इक्वेशन यूज किया करोगे। Is that clear? अगर आप देख रहे हो आपको प्रेशर की वैल्यू भी दी है, आपको मोलर मास पता है स्टीम का, स्टीम मतलब वाटर का, वाटर इन गैसियस स्टेट, आपको डेंसिटी दी है, आपको R की वैल्यू, आपको टेंपरेचर की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। यहाँ से आप Z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अगर Z की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, दैट मींस किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? स्टीम आपके पास जो है दैट विल बी बिहेविंग लाइक द आइडियल गैस। अगर Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई या 1 से कम हुई, तो दैट मींस जो स्टीम आपने ली है दैट इज बिहेविंग लाइक अ रियल गैस। और बहुत सारी कंक्लूजन आप बता सकते हो, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। आप ये भी बता सकते हो इसको कंप्रेस ज्यादा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस अभी तक यहाँ पे बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है? अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिंक किया जाता है वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है? और जब हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कैसे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर को लिंक किया जाएगा उस वैन डर वाल्स इक्वेशन के साथ, ठीक है? अब हेडिंग डालें यहाँ पे वैन डर वाल्स इक्वेशन, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप ठीक समझिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास आइडियल गैस कोई होती है, वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है? आइडियल गैस इक्वेशन को। और आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आई विल बी राइटिंग P आइडियल V आइडियल इज इक्वल टू nRT, ठीक है? कौन सी गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है? एक आइडियल गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है, ठीक? अब रियल गैसेस क्या इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं? रियल गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? रियल गैसेस एक नई इक्वेशन को फॉलो करेंगे जिसको बोलेंगे हम वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। और वो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन आती कहां से है? वो बेसिकली हम इसी आइडियल गैस की इक्वेशन से डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए अब पहले देखिए मैं यहां पर लिखने क्या जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो चीजें। देखिए यहां पर मैं पी के बदले यहां पे लिखूंगा मैं P प्लस डेल्टा P V I के बदले लिखने जा रहा हूं मैं V माइनस डेल्टा V इज इक्वल व्हाट? nRT। ये मैंने यहां पे डेल्टा P टर्म क्यों जोड़ दी, यहां पे डेल्टा V सब्ट्रैक्ट क्यों किया? सबसे पहले ये देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेल्टा P और डेल्टा V होता क्या है? डेल्टा P को बोलते हैं हम प्रेशर करेक्शन फैक्टर और डेल्टा V को बोलते हैं हम वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे मैंने ये डेल्टा P टर्म क्यों जोड़ दी और यहां पे ये डेल्टा V टर्म मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट करी। एंड वन मोर थिंग, देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी ये कौन सी गैस फॉलो कर रही थी? आइडियल गैस, ठीक है? बट ये वाली जो इक्वेशन है ये एक रियल गैस फॉलो करती है, एक रियल गैस फॉलो करती है। और इसी इक्वेशन को बेसिकली इसी को बोलते हैं वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, जिसकी एक्चुअल वैल्यूज डेल्टा P और डेल्टा V की वैल्यूज मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले ये मैंने डेल्टा P और डेल्टा V यहां पे क्यों जोड़ दिया, यहां पे सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ऐड क्यों किया, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेल्टा V को क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। डेल्टा V को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। क्लियर, ठीक है? अब हम अलग अलग से प्रेशर करेक्शन फैक्टर और वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर बेसिकली यहां पे डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा यहां पे ये डेल्टा P और डेल्टा V क्यों आ गया, ठीक है?
देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर लिख रहा हूं हेडिंग प्रेशर करेक्शन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे दो कंटेनर्स लिए, ठीक है, दो कंटेनर्स सिंपल सेम वॉल्यूम जिनका है, आइडेंटिकल कंटेनर्स आप इन शॉर्ट ले लो, ठीक है, दो आइडेंटिकल कंटेनर्स। एक कंटेनर में मैं आइडियल गैस रख रहा हूं, ये मैंने फॉर एग्जांपल आइडियल गैस रखी यहां पे, ठीक है। एक कंटेनर में मैं रियल गैस रख रहा हूं, कौन सी गैस? रियल गैस। यहां पे मैंने आइडियल गैस रखी, यहां पे मैंने कौन सी गैस रखी? रियल गैस रखी, ठीक है। वी नो एज पर योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसर्न्ड, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। बट रियल गैस मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है, मतलब रियल गैस मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज होता है, उनका कुछ वॉल्यूम होता है, समझ लो आप। यहां पे आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का फर्स्ट ऑफ ऑल साइज नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे ये आइडियल गैस कंसीडर करना है, देखिए अगर मैं ये वाला मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहा हूं, जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा होगा, जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा होगा इस कंटेनर के वॉल के साथ, ठीक है, क्या इस मॉलिक्यूल को कोई और मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है? We know in case of an ideal gas there is no force of attraction or repulsion between the gas molecules, right? मतलब यहां पे इस मॉलिक्यूल को जो यहां पे कोलाइड करने जा रहा है, क्या इसको कोई और मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा है? इसको कोई और मॉलिक्यूल अपनी ओर नहीं खींच रहा है। बट अगर आप यहां पे रियल गैस का मॉलिक्यूल कंसीडर करोगे, देखिए आप अगर ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है, वी नो रियल गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? कहने से इस मॉलिक्यूल को हर कोई मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा होगा, हर कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहा होगा, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे यहां पे इजीली बता सकते हो कि कहां पे कंटेनर के वॉल्स पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा। यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा और यहां पे फोर्स कम लग रहा होगा। क्यों? बिकॉज जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है उसको और भी मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा है कंटेनर के वॉल पे, यहां पे फोर्स कम लग रहा है। वी नो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा वहां का प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे फोर्स कंटेनर के वॉल्स पे कम लग रहा होगा वहां का प्रेशर कम होगा। तो कैन आई सिंपली से P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल? इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पे इस गैस में जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू रियल गैस। क्लियर टू एवरीवन? वन मोर थिंग, देखिए P आइडियल इज ग्रेटर देन P रियल। अगर मुझे दोनों प्रेशर्स को P आइडियल और P रियल को इक्वेट करना होगा, P आइडियल और P रियल को क्या करना होगा? इक्वेट करना होगा। तो मुझे किस साइड टर्म जोड़नी पड़ेगी? उस साइड मुझे टर्म कोई जोड़नी पड़ेगी जो टर्म छोटी होगी, ठीक है। तो आई कैन से P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस डेल्टा P, P रियल प्लस डेल्टा P। इज दैट क्लियर? P रियल बोल दो या P से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, एक ही बात है। So P आइडियल बेसिकली आपके पास जो होता है that is what basically that is P plus delta P, करेक्ट? ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। देखिए आइडियल प्रेशर ज्यादा होता है रियल प्रेशर से। अगर मुझे दोनों टर्म्स को इक्वेट करना है तो मुझे इस साइड कोई टर्म जोड़नी पड़ेगी सच दैट ये वाली टर्म इस वाली टर्म के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब आप P रियल लिखो या P से रिप्रेजेंट करो, चलेगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको याद होगा मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से आइडियल गैस इक्वेशन क्या लिखी थी? मैंने PI VI = nRT, फिर PI के बदले मैंने यहां वहां पे लिखा था P प्लस डेल्टा P। तो समझ आ गया आपको मैंने ये डेल्टा P टर्म क्यों जोड़ दी? इस डेल्टा P को बेसिकली बोलते हैं प्रेशर करेक्शन फैक्टर। व्हाट डू वी कॉल दिस एज? प्रेशर करेक्शन फैक्टर। अब ये डेल्टा P जो होता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिख रहा हूं मैं P आइडियल इज इक्वल P रियल प्लस डेल्टा P। इज दैट क्लियर? तो यहां से मैं डेल्टा P को एलिमिनेट कर सकता हूं। डेल्टा P विल बी व्हाट? P आइडियल माइनस P रियल, ठीक है। ये चीज आप पहले याद रखना। अब ये जो डेल्टा P आपके पास होता है प्रेशर करेक्शन फैक्टर, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो देखिए आप, वो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो देखिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने गैस कौन सी ली है? रियल गैस, ठीक है। और रियल गैस के लिए हमें डेल्टा P टर्म जोड़नी पड़ती है, ठीक है। देखिए अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे 2 यूनिट वॉल्यूम्स ले रहा हूं, कितने यूनिट वॉल्यूम्स? 2 यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम मैंने ये लिया, एक यूनिट वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल ये वाला लिया मैंने।
अब कहने से इस यूनिट वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली इस यूनिट वॉल्यूम में भी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। नाउ अगर मुझे इस रियल गैस का यहां पे प्रेशर डिफाइन करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ये जो यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स है, ये जो इस वाले यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स है, ये कोलाइड करने जा रहे हैं, ये कोलाइड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो यूनिट वॉल्यूम है, जो इसमें मॉलिक्यूल्स है, वो इन मॉलिक्यूल्स को, जो इस यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं, वो इन मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। देखिए आप, जो प्रेशर करेक्शन फैक्टर आपका होता है डेल्टा पी, इट डिपेंड्स ऑन, या मैं लिखूंगा डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। देखिए डेल्टा पी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है विच आर गोइंग टू कोलाइड, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है विच आर गोइंग टू कोलाइड। और डेल्टा पी प्रेशर करेक्शन फैक्टर एट द सेम टाइम डिपेंड्स ऑन दूसरे यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है विच आर गोइंग टू अट्रैक्ट दिस यूनिट वॉल्यूम, which are going to attract this unit volume। तो बेसिकली यहां पे डेल्टा पी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर। एक, इस यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलाइड करने जा रहे हैं। दूसरा, इस यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इस यूनिट वॉल्यूम के मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर खींचने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा डेल्टा पी इज डिपेंड्स ऑन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हाट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हिच आर गोइंग टू कोलाइड द कंटेनर। दैट मींस किस वाले यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं। And at the same time delta P depends on number of molecules per unit volume which are going to attract the other unit volume, which are going to attract this unit volume। Is that clear? तो यहां पर मेरे पास देखिए आप, यहां पर मेरे पास एक रिलेशन आती है, डेल्टा P is directly proportional to n square divided by v square। What is this n? n is number of molecules, n is number of molecules, ठीक है। n by v बेसिकली क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता होते कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं n से, उसको डिवाइड किससे करना पड़ता है, एवोगैड्रोस नंबर से। क्या यहां से मैं n की वैल्यू को एलिमिनेट कर सकता हूं, दिस विल बी n मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। इज दैट क्लियर? तो सिंपली यहां पे n को आप रिप्लेस कर दो, तो आपके पास टर्म आ जाती है डेल्टा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर n a स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, यहां पे कांस्टेंट है, यहां पे क्या है n a स्क्वायर इज कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन के साथ जोड़ दो आप, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं डेल्टा p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दो आप, डेल्टा p विल बी इक्वल टू a n स्क्वायर अपॉन v square, where a is the proportionality constant और a को क्या बोलता हूं, a को बोलता हूं वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। अब a किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप, अगर मैं यहां पे a की यूनिट्स की बात करूं, a की यूनिट्स क्या होगी, इंपॉर्टेंट चीज है ये a जो है, ये आपको अभी पता चलेगा ये कितनी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। ये a जो आपके पास वैन डर वाल्स कांस्टेंट आ गया, इसके यूनिट्स क्या होंगे बता सकते हो। देखिए डेल्टा p इज इक्वल a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, तो क्या मैं लिख सकता हूं a विल बी इक्वल डेल्टा p मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। डेल्टा p यानी कि प्रेशर की यूनिट्स, एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट्स लीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर। तो आपके पास a की यूनिट्स क्या होते हैं, वैन डर वाल्स कांस्टेंट, a की यूनिट्स आपके पास होते हैं atm लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास a की यूनिट्स आ गए। अब देखिए आप, a से हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है, a से हमें क्या क्या चीजें पता चल सकती है। देखिए अगर आपको याद होगा, मैंने स्टार्ट दो कंटेनर से किया था, एक में मैंने आइडियल गैस रखी थी, दूसरे में मैंने क्या रखा था, रियल गैस। यहां पे आइडियल गैस, यहां पे रियल गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पे लेट्स से 3 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ये मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा था और ये मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींच रहे थे, वेराज ये मॉलिक्यूल सीधे कोलाइड कर रहा है, इसको कोई मॉलिक्यूल अपनी ओर नहीं खींच रहा है। We know delta P किसके बराबर होता है, delta P is equal to P ideal minus P real, delta P is equal to P ideal minus P real। देखिए A का सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल A की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर A की वैल्यू ज्यादा हुई, अगर A की वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस डेल्टा P की वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस डेल्टा P की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है।
डेल्टा पी की वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है? वी नो डेल्टा पी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस माइनस प्रेशर ऑफ रियल गैस। अगर A की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस डेल्टा P की वैल्यू ज्यादा है। और डेल्टा P की वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है? कैन आई सी व्हेन प्रेशर ऑफ रियल गैस कम होगा। और प्रेशर ऑफ रियल गैस कब कम होगा? कैन आई से जब यहां पे इस मॉलिक्यूल्स को इस मॉलिक्यूल्स को और मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? तो सिंपली यहां पे देखिए आप, जितना A का वैल्यू ज्यादा होगा उतना डेल्टा P का वैल्यू ज्यादा होगा। डेल्टा P का वैल्यू कब ज्यादा होगा? व्हेन प्रेशर ऑफ रियल गैस कम होगा। और प्रेशर ऑफ रियल गैस कब कम होगा? जब यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पे अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो आई कैन सिंपली से मोर द वैल्यू ऑफ A, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। और कौन सी गैस की बात हो रही है? रियल गैस की बात हो रही है। ठीक है, तो जितनी A की वैल्यू ज्यादा होगी उतना रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आप एक और चीज यहां पर, हमने जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का कर्व बनाया था, ठीक है, वो कर्व कुछ ऐसा आ रहा था। दूसरी गैस के लिए कर्व कुछ ऐसा आ रहा था, तीसरी गैस के लिए कर्व कुछ ऐसा आ रहा था। और डिप किसका सबसे ज्यादा होता था? किस वाली गैस का? जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता था। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये कर्व है, लेट्स से दिस कर्व इज फॉर SO2, दिस इज फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज फॉर CH4। ठीक है, दैट मींस अगर आप देख रहे हो यहां पे SO2 के लिए Z की सबसे मिनिमम वैल्यू, Z की मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अभी हमने देखा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है वहां पे A की वैल्यू ज्यादा होती है। कहने से यहां पे आप इन तीन गैसेस के लिए इजीली बता सकते हो किस वाले गैस के लिए A की वैल्यू ज्यादा होगी, किस वाले गैस के लिए A की वैल्यू कम होगी। तो इन जनरल आपको याद क्या रखना है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होता है वहां पे A की वैल्यू ज्यादा होती है। या इसको हम यहां पे रिलेट कैसे कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूं जहां पे गैस ने ज्यादा डिप किया होगा, जहां पे गैस का डिप ज्यादा होगा वहां पे A की वैल्यू ज्यादा होगी। तो कहने सिंपली से यहां पे A वैल्यू फॉर SO2 इज ग्रेटर देन A वैल्यू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज ग्रेटर देन A वैल्यू फॉर CH4। ठीक है, तो समझ लो आप A को हम कहां कहां लिंक कर सकते हैं, किस किस के साथ लिंक कर सकते हैं। ठीक, वन मोर थिंग, अगर A की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्या हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं? वी कैन इजीली कंप्रेस द गैस। दैट मींस द रियल गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल देन द आइडियल गैस। दैट मींस जब भी आपके पास A की वैल्यू ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है दैट मींस हम उस गैस को ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं कंपेयर टू आइडियल गैस। सो कैन आई सिंपली से मोर द वैल्यू ऑफ A, मोर द गैस कैन बी कंप्रेस्ड, मोर द गैस कैन बी कंप्रेस्ड। इज दैट क्लियर? तो A की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना जो आपके पास गैस होगा उतना आप उसको ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो कंपेयर टू द आइडियल गैस। इज दैट क्लियर? तो इन चीजों के साथ आप A को यहां पे लिंक कर सकते हो। एक और चीज, अगर A की वैल्यू ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, क्या वॉल्यूम कम हुआ होगा रियल गैस का कि बढ़ गया होगा? वॉल्यूम कम हुआ होगा। ठीक है, तो जितनी A की वैल्यू ज्यादा होती है उतना गैस ने वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, ये मैं अभी आपको ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में बताऊंगा, अभी आप बस ये चीजें याद रख लें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? दिस वाज ऑल अबाउट प्रेशर करेक्शन फैक्टर। तो डेल्टा P जो बेसिकली है, आई मीन ये डेल्टा P पहले हमने देखा डेल्टा P टर्म क्यों जोड़ दी हमने। ठीक है, फिर डेल्टा P किन की चीजों पर डिपेंड कर रहा है, फिर यहां पर हमने देखा वैन डेर वाल्स कांस्टेंट A, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसके यूनिट्स क्या है और ये कहां-कहां काम आता है, इससे हम क्या-क्या चीजें डिपिक्ट कर सकते हैं वो हमने यहां पे देख ली। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इज वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, alright, now let's talk about the volume correction factor. Volume correction factor डिस्कस करने से पहले वॉल्यूम देखते, वॉल्यूम होता क्या है। सबसे पहले यहां पर मैं डेफिनेशन लिखूंगा वॉल्यूम की। ठीक है, देखिए आप वॉल्यूम की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। The free space available for the gas molecules to move. The free space available for gas molecules to move. देखिए आप ये डेफिनेशन आपको अजीब लग रही होगी कुछ, पर देखिए आप इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है वॉल्यूम होता क्या है। देखिए आप
ये समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दो कंटेनर्स ले रहा हूं। लेट्स से इस कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर्स है और यहां पर मैंने एक बड़ा कंटेनर लिया। लेट्स से इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर्स है। कितना? 10 लीटर्स। यहां पे आपके पास 2 लीटर्स है, आई मीन कंटेनर का वॉल्यूम, यहां पे कंटेनर का वॉल्यूम कितना? 10 लीटर्स। लेट्स से मैं यहां पे कोई भी गैस ले रहा हूं। लेट्स से गैस के मैंने यहां पे लेट्स से 2 मॉलिक्यूल्स लिए। कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। इस वाले कंटेनर में भी मैंने गैस के 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। यहां पे मैंने गैस के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, यहां पे भी गैस के मैंने कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 2 मॉलिक्यूल्स लिए। वी नो गैस क्या वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? जिस कंटेनर में गैस को डाला जाता है हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अभी तक आपको पता है। ठीक है, देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल जो मैंने गैस डाली है, कहने से यहां पे इस गैस ने 2 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा और यहां पे गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? 10 लीटर्स। तो बेसिकली वॉल्यूम होता क्या है? वॉल्यूम इज बेसिकली द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव। ठीक है, अगर आप देख रहे हो यहां पे मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्री स्पेस है? 2 लीटर्स वॉल्यूम फ्री स्पेस है मॉलिक्यूल्स के मूव करने के लिए। यहां पे वॉल्यूम कितना है? फ्री। यहां पे फ्री स्पेस मॉलिक्यूल्स के लिए आपके पास 10 लीटर वॉल्यूम है जहां पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। So what is basically volume? Volume is nothing. It is just the free space available for the molecules to move. Is that clear? ठीक है? For example, यहाँ पर मैंने 2 grams of any gas लिया। यहाँ पे मैंने कितने grams लिए? 2 grams of gas। ठीक है? यहाँ पे मैंने 2 grams of gas लिया, यहाँ पे मैंने 2 grams of gas लिया। बट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये 2 grams of gas पूरे 2 liters में फैल गए होंगे। ठीक है, यहां पे यही 2 ग्राम्स ऑफ गैस 10 लीटर वॉल्यूम में फैल गए होंगे। दैट मींस यहां पे फ्री स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है। ठीक है, आई मीन यहां पे फ्री स्पेस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा अवेलेबल है मूव करने के लिए। ठीक है, और जितना फ्री स्पेस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा होता है मूव करने के लिए उतना गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। इतना अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक, अब देखें ये फ्री स्पेस बेसिकली कैलकुलेट कैसे किया जाता है। फ्री स्पेस मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। वो देखें अगर मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री स्पेस मतलब वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, अगर मुझे गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? देखिए वॉल्यूम ऑफ द गैस जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वी गैस। ठीक है, अब पहले ये देखते हैं ये किसके बराबर होता है। ठीक, वो देखिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स ले रहा हूं। कितने कंटेनर्स? यहां पर मैंने 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स लिए जिनका वॉल्यूम सेम है। लेट्स से यहां पर मैंने आइडियल गैस रखी है, यहां पर मैंने रियल गैस रखी है। ठीक है, नाउ एज पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंसर्न, जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, व्हेयरएज रियल गैस मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल नहीं होता है। द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस मॉलिक्यूल्स इट्स सिग्निफिकेंट, ये हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने 2 आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, और यहां पर मैंने 2 रियल गैस मॉलिक्यूल्स लिए। समझ रहे हो आप? यहां का वॉल्यूम, आई मीन वॉल्यूम ऑफ वन आइडियल गैस मॉलिक्यूल कैन बी नेग्लेक्टेड कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, या बोल दो कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट यहां पे मैं एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर यहां पर हम बात करेंगे, देखिए अगर मैं यहां बोलूंगा वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए। ठीक है, हमें लग क्या रहा है बेसिकली? हमें लग रहा है मॉलिक्यूल्स के पास पूरे कंटेनर का वॉल्यूम फ्री है। ठीक है, मूव करने के लिए लेट्स से कंटेनर का वॉल्यूम v के बराबर है। v से हमें लग रहा है कि मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम। ठीक, बट अगर आप देख रहे हो, देखिए अगर मैं एक मॉलिक्यूल के मोशन को सीज कर लूं, एक मॉलिक्यूल के मोशन को क्या कर लूं? सीज कर लूं, इसको रेस्ट में लाऊं, दैट मींस इस मॉलिक्यूल ने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, इसका खुद का कुछ वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो आप? कहने से ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल होगा ये कंटेनर में कहीं भी जा सकता है, ये कंटेनर में कहीं भी जा सकता है, बट इस वाले वॉल्यूम को छोड़ के, इस वाले वॉल्यूम को छोड़ के जो दूसरे गैस मॉलिक्यूल ने कवर किया है, जो दूसरे गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया है। आप मुझे इजीली बता सकते हो आप यहां पे फ्री स्पेस अवेलेबल कितनी है इस गैस के लिए? क्या मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम?
Is that clear? I can say यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स के पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है? देखो आप एक की मोशन मैंने सीज कर लिया, अब दूसरा मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, इसके पास पूरे कंटेनर की वॉल्यूम फ्री स्पेस है, ठीक है? मगर उस यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल जो इस वाले मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, ये वाला मॉलिक्यूल उस वाले वॉल्यूम में नहीं आ सकता। समझ लो आप? तो इस गैस मॉलिक्यूल के लिए फ्री स्पेस कितनी होगी? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम माइनस इस वाले वॉल्यूम को बोलेंगे हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है? तो यहां पे लिखूंगा मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑलवेज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। इसमें हमें सबट्रैक्ट क्या करना पड़ता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना पड़ता है। और ये एक्सक्लूड वॉल्यूम होता क्या है? बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम होता है, जो मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम होता है। और इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V गैस बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द गैस बेसिकली किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज जस्ट द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव। बट जब भी हम रियल गैस की बात करेंगे, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स का खुद का कुछ वॉल्यूम होता है, ठीक है? तो यहां पे रियल गैस के केस में कितनी फ्री स्पेस मॉलिक्यूल्स के पास अवेलेबल है? पूरा कंटेनर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट उसमें से क्या करना है? जो मॉलिक्यूल्स ने खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, और जो मॉलिक्यूल्स ने खुद वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है? वन मोर थिंग, आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स का कुछ साइज नहीं होता है, नेग्लिजिबल साइज होता है। अगर साइज नेग्लिजिबल है, कहने से आइडियल गैस के लिए ये डेल्टा वी टर्म 0 के बराबर है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 0 के बराबर है। तो आइडियल गैस के लिए बेसिकली आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड राइट वी आइडियल इज इक्वल वी माइनस डेल्टा, ठीक है? बट आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज नेग्लिजिबल होता है। अगर साइज नेग्लिजिबल हुआ, दैट मींस इनने खुद कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं किया होगा, तो इनके पास कितनी फ्री स्पेस है? पूरे कंटेनर की वॉल्यूम। तो आइडियल गैस के केस में डेल्टा वी 0 के बराबर होता है, और आइडियल गैस के केस में हम बोलते हैं द गैस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर डायरेक्टली। इज दैट क्लियर? ठीक है? तो अभी अगर आप देख लो, वहां पे मैंने लिखा था v के बदले मैंने क्या लिखा था? v माइनस डेल्टा v, इसलिए मैंने यहाँ पे v माइनस वहां पे v माइनस डेल्टा v लिखा था। और इस डेल्टा v को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर। अब ये वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर जो होता है, ये ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? देखा, उससे आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो देखिए आप। तो वॉल्यूम बेसिकली अब है क्या? वॉल्यूम इज नथिंग, इट इज जस्ट द फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव, ठीक है? रियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होता है? पूरे कंटेनर का वॉल्यूम माइनस मॉलिक्यूल्स के खुद का वॉल्यूम, ठीक है? बट आइडियल गैस के केस में मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम 0 के बराबर होता है। दैट मींस जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही आइडियल गैस का वॉल्यूम होता है। अब ये डेल्टा वी जो बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मतलब मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है? इस कंटेनर में आप दो मॉलिक्यूल्स रख रहे हो। लेट्स से दिस इज वन मॉलिक्यूल और ये आपके पास एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है? एज पर केटीजी we always consider bimolecular collisions, we do not consider the trimolecular collisions या tetramolecular collisions, ठीक है? जब भी हम collisions की बात करते हैं, तो as per KTG is concerned, हम हमेशा bimolecular collision consider करते हैं। हम दो molecules की collision की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक? अब first of all, अगर मैं इस molecule के motion को seize कर लूं, I mean ये rest में लाऊं, और इस molecule को इसके साथ collide कराऊं, ये जो molecule है इसको मुझे collide कराना है इस molecule के साथ। ये मॉलिक्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से भी कोलाइड कर सकता है, यहां से भी कोलाइड कर सकता है, हर साइड से कोलाइड कर सकता है। समझ लो आप? लेट्स से कंटेनर का वॉल्यूम किसके बराबर है? v के बराबर। अब फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल ने अब अगर कोलाइड करना है, लेट्स से कोलाइड करके कहां पे पहुंच गया है? ये यहां पे पहुंच गया। लेट्स से मॉलिक्यूल ने इस साइड से कोलाइड कर लिया, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास क्या है? इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक? नाउ वन थिंग, सी देखिए, ये जो मॉलिक्यूल कोलाइड किया इस मॉलिक्यूल के साथ, ये यहां से भी कर सकता है, सिमिलरली यहां से भी आ सकता है, सिमिलरली यहां से भी आ सकता है, हर साइड से कोलाइड कर सकता है, ठीक है? जब मॉलिक्यूल हर साइड से कोलाइड कर सकता है, दैट मींस उनके सेंटर ऑफ मासेस कहीं यहां पे होंगे, ठीक है? जब ये हर साइड से कोलाइड करेगा, समझ लो? अगर मैं इन सेंटर ऑफ मासेस को जोड़ दूं, ये सेंटर ऑफ मास मेरे पास एक रीजन बन गया। ये मेरे पास ये जो बड़ा सर्कल मेरे पास, ये जो बड़ा वॉल्यूम मेरे पास बन गया, ये मेरे पास एक रीजन बनेगा। कौन सा रीजन? देखिए आप, कैन आई सिंपली से इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर ऑफ मास है, ये इस कंटेनर के कहीं किसी भी पार्ट में जा सकता है, बट इस वाले रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता।
इस वाले रीजन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। समझ लो आप, ये जो सेंटर ऑफ मास मॉलिक्यूल का होगा ये कहीं भी जा सकता है। आई मीन इसके बाद पूरी कंटेनर की वॉल्यूम इसके पास क्या है, फ्री स्पेस, एक्सक्लूडिंग दिस रीजन, एक्सक्लूडिंग दिस रीजन। ये सेंटर ऑफ मास इस रीजन में नहीं आ सकता। समझ लो आप, ठीक है। तो कैन आई से फॉर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, फॉर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? लेट्स से एक मॉलिक्यूल का रेडियस कितना है, r, ठीक है, और यहां से यहां तक कितना हो गया, फिर r ही हो गया। तो इस बड़े रीजन, इस ये जो बड़ा आपके पास स्फीयर बन गया, बड़ा रीजन आपके पास बन गया, इसकी रेडियस कितनी होगी, 2r के बराबर होगी। तो कैन आई से बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन जब भी होता है, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए ये वाला रीजन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब ये जो मॉलिक्यूल है कहीं भी जा सकता है बट इस रीजन के अंदर नहीं आ सकता है। तो यहां पर मैं सिंपली लिखूंगा फॉर बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन, या लिखूंगा मैं फॉर सिंपली फॉर टू मॉलिक्यूल्स, फॉर टू मॉलिक्यूल्स, फॉर टू मॉलिक्यूल्स, फॉर टू मॉलिक्यूल्स एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी सिर्फ 4/3 पाई, और इस बड़े रीजन की इसकी रेडियस कितनी है, 2r। तो दो मॉलिक्यूल्स के लिए ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। Is that clear? So this will be equal to what? This will be 8 multiplied by 4/3 pi r cube. So this is the excluded volume for two molecules. अब अगर मैं लिखूंगा for one molecule, for one molecule, एक मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूड वॉल्यूम कितना हो गया, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। जब मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा ये आ गया 4 into 4/3 pi r cube. Is that clear? तो this is the excluded volume for one molecule. Clear? अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होगी, अगर आपके पास 1 मोल ऑफ गैस होगी, 1 मोल ऑफ गैस में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 into 10 power 23। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए यहां पे लिखूंगा मैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस एक्सक्लूड वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मतलब ये एक्सक्लूड वॉल्यूम किसके लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो उनके लिए एक्सक्लूड वॉल्यूम कितना हो गया, 4 multiplied by 4/3 pi r cube multiplied by एवोगैड्रोस नंबर। Is that clear? ठीक है, ये आपके पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस आ गया। ठीक है, और इसी टर्म को, इस टर्म को इसलिए इसको बोलते हैं बी, कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो आप हर कोई चीज यहां पे कांस्टेंट है तो इसको एक नया कांस्टेंट बोलते हैं जिसको बोलते हैं बी। इज दैट क्लियर? ये बी क्या होता है अब मैं कुछ देर में समझाऊंगा आपको। ठीक है, सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस व्हाट इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, 4 multiplied by 4/3 pi r cube multiplied by एवोगैड्रोस नंबर। इज दैट क्लियर? अगर मेरे पास n मोल ऑफ गैसेस होंगे, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, फॉर n मोल्स ऑफ गैस, अगर एक मोल के पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, एक मोल का एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, n मोल्स का कितना हो जाएगा, इस टर्म को मल्टीप्लाई किससे करना है, n से। सो n multiplied by 4 into 4/3 pi r cube multiplied by एवोगैड्रोस नंबर। और इस वाली कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इसको हम b से बोलते हैं। तो फॉर n मोल्स ऑफ गैस डेल्टा v एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, n b के बराबर आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, ठीक है। सो फॉर 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम आई मीन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू n times b। क्लियर? ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे देखिए, यहां पे आपको कुछ चीजें अपनी प्रॉब्लम कर सकती है। कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है आपको वो देखिए यहां पर। देखिए अगर मैं यहां पे लिखूं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ गैस के लिए एक्सक्लूड वॉल्यूम कितना है, 4 multiplied by 4/3 pi r cube multiplied by एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, देखो इस टर्म का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। 4/3 pi r cube जो होता है दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल, 1 गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम मल्टीप्लाई मैं इसको एवोगैड्रोस नंबर से करूंगा, क्या मेरे पास गैस, एक मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम आ जाएगा। समझ लो आप? ठीक है, तो कहने से यहां पे ये बराबर है 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ फॉर 1 मोल ऑफ गैस। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इस टर्म को, पूरी टर्म को बी बोलते हैं। तो बी जो आपके पास आ गया दिस इज 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। और ये जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होता है ये बेसिकली आपके पास ऐसे आप कंसीडर कर लो। ठीक है, आपके पास कंटेनर में 1 मोल ऑफ गैस है। कितना मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस। अगर हम 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को क्लोज ना हो,
इतना क्लोज लाओ, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। जो वॉल्यूम इन 8 मोल ऑफ गैस का खुद का होगा, आई मीन इनका पूरा वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम होगा, इसी को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इज दैट क्लियर? ये वो वाला नहीं, ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है, द फ्री स्पेस अवेलेबल, ये फ्री स्पेस नहीं है, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम फॉर 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, जो B होता है, B इज ऑलवेज इक्वल 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल B से हमें क्या पता चल रहा है? देखिए आप, अगर B की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर B की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मींस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कब ज्यादा हो सकता है? कहने से जब मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा, समझ रहे हो आप? तो B आपको इनडायरेक्टली किसके बारे में आइडिया दे रहा है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स के बारे में। B की वैल्यू ज्यादा मतलब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा, और जितना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा उतना मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा। सो सिंपली आई कैन जनरलाइज द स्टेटमेंट, मोर द वैल्यू ऑफ B, more will be the size of the gas molecules. More will be the size of the gas molecules. Whereas A क्या देता था आपको? A gives you the idea about the force of attraction between the molecules. जितनी A की वैल्यू ज्यादा होती थी, उतना molecules के बीच में force of attraction ज्यादा होता है। Similarly, जितनी B की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना molecules का size ज्यादा होगा। ठीक है? अब देखिए, अगर मुझे यहाँ पे B के यूनिट्स पता करने होंगे, B के यूनिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए आप, डेल्टा V किसके बराबर आ गया? NB के बराबर आ गया। V लो, डेल्टा V इज इक्वल टू N टाइम्स B। तो यहां से B किसके बराबर आ गया? डेल्टा V डिवाइडेड बाय N। तो ऊपर से बेसिकली वॉल्यूम और नीचे से क्या है? मोल्स। वॉल्यूम के यूनिट्स हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? लीटर। लीटर पर मोल विल बी द यूनिट्स ऑफ अनदर वैन डर वाल्स कांस्टेंट B। इज दैट क्लियर? तो B के यूनिट्स क्या हो जाएंगे यहां पे? लीटर पर मोल। क्लियर? अब एक और चीज यहां पे देखिए, देखिए जितनी B की वैल्यू ज्यादा होगी, दैट मींस उतना मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स का साइज लेट्स से इतना है, ठीक है, और मेरे पास दूसरा गैस है जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा है, जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा है। समझ रहे हो? दैट मींस यहां पे B की वैल्यू ज्यादा है, यहां पे B की वैल्यू कम है। ठीक है? आपको मुझे बताना है, लीविंग A असाइड, अगर दोनों के लिए A सेम है, या A छोड़ दो आप, अभी यहां पे आप सिंपल इन टर्म्स ऑफ B हम बात करेंगे। ठीक है? जहां पे B का साइज कम होता है, जहां पे B का साइज ज्यादा होता है। B का साइज, B का वैल्यू कम मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज कम, B का वैल्यू ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा। क्या आप मुझे बता सकते हो आप गैस को कहां पे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो? देखो, अगर B का वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा है, अगर आपको गैस को कंप्रेस करना होगा, क्या ये गैस मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेस हो जाएंगे? ये इजीली कंप्रेस नहीं हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज़ इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, ठीक है, यहां पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएंगी जब हम इनको कंप्रेस करने बैठोगे। बट यहां पे साइज कम है, आप इनको आराम से क्लोज ला सकते हो, यहां पे रिपल्शन ज्यादा नहीं होंगी। तो कहने सिंपली से, जितनी B की वैल्यू कम होती है उतना गैस कंप्रेस ज्यादा होता है, जितनी B की वैल्यू कम होती है उतना गैस ज्यादा कंप्रेस होता है। ये स्टेटमेंट भी आप याद रखना। ठीक है? मोर द वैल्यू ऑफ B, लेस द गैस विल बी कंप्रेस्ड। ठीक है? लेस द गैस विल बी कंप्रेस्ड, एंड लेसर द वैल्यू ऑफ B, मोर द गैस कैन बी कंप्रेस्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है? अब ये A और B से बेसिकली आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और A और B से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ऑलराइट, अब आप देखिए A और B से कैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूं मैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रियल गैसेस है, ठीक है, ये आपके पास गैस A है, दिस इज गैस B, दोनों रियल गैसेस है। फॉर एग्जाम्पल दोनों गैसेस के लिए लेट्स से B की वैल्यू सेम है, B की वैल्यू सेम फॉर द टू गैसेस, बट A गैस के लिए A की वैल्यू ज्यादा है, इस गैस के लिए A की वैल्यू कम है। आपको बताना है गैस ने कहां पे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा। देखिए, दोनों केस में B की वैल्यू सेम, दोनों गैस के लिए B की वैल्यू सेम, ठीक है, तो B को आप हटा दो। अब सिर्फ आप ऑन द बेस ऑफ A यहां पे चेक करोगे कि कहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा, कहां पे वॉल्यूम कम होगा। देखिए, यहां पे A की वैल्यू ज्यादा है, A की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है उतने मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, कहने से यहां पे वॉल्यूम कम हुआ होगा। समझ लो आप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कम होती है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। दैट मींस यहां के मॉलिक्यूल्स के बीच में कम डिस्टेंस है। कम डिस्टेंस कब पॉसिबल है? जब वॉल्यूम यहां पे कम होगा। सो कहने से अगर आपको ऑन द बेस ऑफ, अगर
आपके पास दो गैसेस दिए होंगे जिनमें बी की वैल्यू सेम होगी और ए की वैल्यू डिफरेंट होगी। जहां पे ए की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस लेसर होगा, और जहां पे ए की वैल्यू कम होगी वहां पे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा गया लाइक दिस, लेट्स से आपके पास ये सेम टू गैसेस है जिनके लिए ए की वैल्यू सेम है, जिनके लिए ए की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब गैस ए के लिए फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू ज्यादा है और गैस बी के लिए बी की वैल्यू कम है। इसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए बी की वैल्यू कम दी गई है। इसका मतलब क्या हो गया, आप मुझे यहां पर बता सकते हो कि कौन सा गैस ज्यादा कंप्रेस हो सकता है, कौन सा गैस ज्यादा कंप्रेस हो सकता है। कैसे, देखिए अगर दोनों के लिए ए की वैल्यू सेम तो हमें ए के टर्म्स में बात नहीं करनी, बट दोनों के लिए बी की टर्म्स डिफरेंट है। यहां पे बी की वैल्यू ज्यादा है, यहां पे बी की वैल्यू कम है। बी की वैल्यू ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा, ठीक है, बी की वैल्यू कम मतलब मॉलिक्यूल्स का साइज कम। अभी हमने देखा जहां पे मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स इजीली कंप्रेस नहीं होता है, वहां पे कंप्रेसिबिलिटी कम होती है, समझ रहे हो आप। जहां पे मॉलिक्यूल का साइज कम होता है वहां पे गैस इजीली कंप्रेस हो सकती है, समझ रहे हो आप। तो यहां पे अगर मुझे बताना होगा कहां पे गैस ज्यादा कंप्रेस हो रही होगी, पहले वाले केस में कि दूसरे वाले केस में, जहां पे साइज कम होगा, साइज कम होगा मतलब रिपल्शंस कम होंगी, यहां पे रिपल्शंस ज्यादा होंगी, इसलिए हम इसको इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, समझ रहे हो आप। तो यहां वाले केस में गैस ज्यादा कंप्रेस होगी, यहां वाले केस में गैस कम कंप्रेस होगी। यहां वाले केस में ज्यादा गैस कंप्रेस हो रही है, दैट मींस साइज कम है, साइज का मतलब बी की वैल्यू कम है। तो कहने से जहां पे बी की वैल्यू कम होती है वहां पे गैस कंप्रेस ज्यादा होता है, ठीक है, और जहां पे बी की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पे गैस कंप्रेस कम होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो पहला केस कौन सा था, पहला केस आपका था बी की वैल्यू सेम और ए की वैल्यू डिफरेंट, और आपको बताना था कहां पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा होगा। दूसरा केस आपके पास था ए की वैल्यू सेम थी और बी की वैल्यू डिफरेंट थी, और आपको बताना था कहां पे गैस विल बी मोर कंप्रेसिबल, जहां पे बी की वैल्यू कम होती है वहां पे गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। क्लियर? ठीक है, अब सिमिलरली एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है आपसे, और क्वेश्चन क्या है, देखो अब सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ऐसे है, which gas will liquefy easily, लिक्विफाई मतलब गैस को कन्वर्ट करना है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। which gas will liquefy easily, पहला स्टेटमेंट larger values of A and B, second smaller value of A but larger value of B, तीसरा स्टेटमेंट smaller value of A and smaller value of B, last statement larger value of A and smaller value of B। ठीक है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, कौन सा गैस इजीली लिक्विफाई होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो वाला गैस इजीली लिक्विफाई होता है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मतलब ए की वैल्यू ज्यादा। तो पहली चीज, जिसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी वो इजीली लिक्विफाई होगा। अब ए की वैल्यू किस किस में ज्यादा है, इस वाले केस में ए की वैल्यू ज्यादा है और इस वाले केस में ए की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। अब सिमिलरली जितनी बी की वैल्यू ज्यादा होती है, जितनी बी की वैल्यू ज्यादा होती है, क्या हम उतना गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। What is basically liquefaction? आपको गैस को क्या करना है, कंप्रेस करना है। जहां पे आप गैस को इजीली कंप्रेस कर पाओगे वहां पे इजीली गैस क्या हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा। और वी नो जितना मॉलिक्यूल्स का साइज कम होता है उतना गैस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, और जितना गैस को इजीली कंप्रेस किया जाता है उतनी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब उतनी लिक्विफिकेशन होने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। सो आई कैन से यहां पे कौन सी गैस ज्यादा इजीली लिक्विफाई होगी, जहां पे वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होगा और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, बी की वैल्यू कम होनी चाहिए। So this should be the correct option. Is that clear? B की वैल्यू कम मतलब गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो। अगर गैस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो दैट मींस आप गैस को इजीली लिक्विफाई कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस यहां पे बेसिकली आपके पास मिलते हैं, ठीक। अब यहां पे न्यूमेरिकल्स भी कुछ मिलते हैं आपके पास, और न्यूमेरिकल्स क्या होता है वो देखिए आप।
देखो आप न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कुछ टफ नहीं होता है। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी मतलब वैन डर वाल्स कांस्टेंट, ठीक है। इफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, if the diameter of the molecule is equal to 2 angstroms, 2 angstroms, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको वैल्यू ऑफ बी कैलकुलेट करनी है किसी गैस के लिए जिसके मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना है, जिसके मॉलिक्यूल का डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम है। अगर डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस विल बी 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आप B किसके बराबर होता है, अगर आपको याद होगा B is 4 times volume of 1 mole of gas molecules, 1 mole of gas molecules, is that clear? देखो आप सिंपली आप कर सकते हो B is equal to 4 multiplied by volume of 1 mole, या आप सीधे लिखो 4 into 4/3, this is pi r cube multiplied by Avogadro's number, ठीक है। क्या आपके पास R की वैल्यू है, अगर आपके पास R की वैल्यू है क्या यहां से B की वैल्यू आ जाएगी, इज दैट क्लियर? और रिमेंबर वन थिंग, R की वैल्यू यहां पे अगर फॉर एग्जांपल देखो आपको B का आंसर क्वेश्चन में दिया है इन मिलीलीटर पर मोल, और जब भी आपको B निकालना होगा मिलीलीटर पर मोल में, उस टाइम पे R आपको सेंटीमीटर्स में चाहिए होगा, ठीक है। R जब सेंटीमीटर्स में लोगे तो दिस विल बी 1 into 10 power -8 सेंटीमीटर, ठीक है। R की वैल्यू आप यहां पे रख लेना, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है कि 6.023 10 power 23, आपके पास B की वैल्यू किस में आ जाएगी, मिलीलीटर पर मोल में, इज दैट क्लियर? ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है यहां पर। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन भी देख लो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आप कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर डायमीटर, देखिए आप कैलकुलेट द molecular diameter, calculate the molecular diameter of helium, if B for helium is 24 मिलीलीटर पर मोल, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दिया है, आपको हीलियम का मॉलिक्यूलर डायमीटर पता करना है, ठीक है। आपको B की वैल्यू दी है, क्या करोगे आप, देखिए आप B किसके बराबर होता है, बेसिकली 4 multiplied by 4/3 pi r cube multiplied by Avogadro's number, ठीक है। आपको B की वैल्यू दी है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्या यहां से आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी? अगर आपके पास R की वैल्यू आ गई, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, हमें क्या निकालना था, मॉलिक्यूलर डायमीटर, दैट मींस डायमीटर किसके बराबर होगा, 2R के बराबर होगा। क्या यहां से आप मॉलिक्यूलर डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो? ऐसे छोटे-छोटे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको याद करना, आपको ये रिलेशन याद होनी चाहिए, कौन सी रिलेशन, B is equal to 4 multiplied by volume of 1 mole of gas molecules, is that clear? तो ये था, this was all about what, pressure correction factor and volume correction factor, ठीक है। हमने डेल्टा P की वैल्यू निकाल ली, हमने डेल्टा V की वैल्यू इसकी निकाल ली, ठीक है। अगर डेल्टा P और डेल्टा V की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपके पास जो नई वैन डर वाल्स इक्वेशन आती है वो क्या है, वो देखें आप, देखिए डेल्टा डेल्टा P निकाल चुके हैं, डेल्टा V भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास जो वैन डर वाल्स इक्वेशन एक्चुअली बनती है वो क्या होती है, देखिए वैन डर वाल्स इक्वेशन को कैसे लिखा था मैंने, P प्लस डेल्टा P, ठीक है। P प्लस डेल्टा P किसके बराबर आया हमारे पास, an² v² मल्टीप्लाइड में मैंने लिखा था V माइनस डेल्टा V, डेल्टा V किसके बराबर आया था, NB इज इक्वल टू व्हाट, nRT। ये जो आपके पास इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हो आप, इस इक्वेशन को बोलते हो वैन डर वाल्स इक्वेशन, व्हाट डू वी कॉल दिस एज वैन डर वाल्स इक्वेशन। और A और B की सिग्निफिकेंस आपको ऑलरेडी पता है, A और B के यूनिट्स पता है, और ये वैन डर वाल्स इक्वेशन बेसिकली कौन से गैसेस फॉलो करते हैं, ये आपके पास रियल गैसेस फॉलो करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये आपके पास दिस वाज अबाउट व्हाट, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें टॉपिक पढ़ना है, देखिए आप हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा, वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद प्रेशर, कैसे चेंज होता है, कैसे कर्व नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, वही चीजें हमें मैथमेटिकली देखनी है बाय यूजिंग दिस वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो अभी तक हमने वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन बेसिकली डिराइव कर ली, ठीक है। और वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन है क्या, P plus an² divided by v² multiplied by V minus NB is equal to nRT,
करेक्ट। और इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। अब इसी वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को लिंक करेंगे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के साथ, ठीक है। अभी तक हमने देखा था कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस, अगर आपको याद होगा ये कर्व, ठीक है, पहले रियल गैस का कर्व यहां पे आइडियल गैस से नीचे जाता था, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करता था यहां से यहां तक। फिर यहां इस पॉइंट के बाद ये रियल गैस का कर्व z इज इक्वल टू 1 लाइन से ऊपर जाता था, मतलब गैस यहां इस पॉइंट के आगे पॉजिटिव डेविएशन शो करता था, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक। यही चीज हम मैथमेटिकली देखेंगे और इनसे भी आपसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने यहां पे वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन लिखी है, अगर मैं ये सेम इक्वेशन लिखूंगा फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस, अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ रियल गैस किसी कंटेनर में होगा तो उस टाइम पे n की वैल्यू कितनी होगी? 1। और मेरे पास जो वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन होगी, दिस इज p plus a divided by v square multiplied by v minus b is equal to RT। और ये वाली इक्वेशन कितने मोल्स ऑफ रियल गैस के लिए वैलिड है? ये वाली इक्वेशन 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए वैलिड है, 1 मोल ऑफ रियल गैस, ठीक है। अब देखिए आप इस हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़िए आप पहले, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल जो आपके पास रियल गैसेस होते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है, उनमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के साथ क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरे पास कर्व है, ये जो मेरे पास कर्व बन रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कर्व बन रहा है, इस कर्व को डिवाइड करूंगा बेसिकली मैं 3 रीजन्स में। कितने रीजन्स में? 3 रीजन्स में। सबसे पहला वाला रीजन होगा हमारा लो रीजन, लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन, मतलब फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक लो प्रेशर, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक फॉर एग्जांपल, ठीक। इस वाले रीजन को क्या बोल रहा हूं मैं? लेट्स से वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर रीजन, ठीक है। फिर यहां से इस लाइन से आप यहां तक आ जाओ, इस पॉइंट तक, ठीक है, इसको बोलता हूं मैं लो प्रेशर रीजन। व्हाट डू आई कॉल दिस रीजन एज? लो प्रेशर रीजन। फिर इसके बाद वाला रीजन जो होगा दैट विल बी हाई प्रेशर रीजन। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने इस कर्व को डिवाइड कर लिया 3 रीजन्स में। एक है वेरी लो प्रेशर रीजन, मतलब ये वाला रीजन, ठीक है, व्हेन द प्रेशर ऑलमोस्ट व्हेन द प्रेशर अप्रोच टू जीरो, व्हेन द प्रेशर अप्रोच टू जीरो, ये हो गया वेरी लो प्रेशर रीजन। फिर यहां से इसके थोड़ा आगे और इस पॉइंट के पीछे, मतलब ये वाला यहां से यहां तक का रीजन, इसको क्या बोलेंगे हम? लो प्रेशर रीजन। और यहां से इसके बाद वाला जो रीजन है दैट इज हाई प्रेशर रीजन। अब हम इन 3 रीजन्स में अलग अलग बेसिकली एनालाइज करेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा एट वेरी लो प्रेशर रीजन, एट वेरी लो प्रेशर, और साथ में लिख रहा हूं एंड मॉडरेट टेम्परेचर। ये मॉडरेट टेम्परेचर क्यों लिख रहा हूं मैं, ये भी आपको समझ आएगा बाद में, ठीक है। सबसे पहले मैं कौन सा रीजन कंसीडर कर रहा हूं? वेरी लो प्रेशर रीजन। देखिए जो आपके पास बेसिकली वैन डर वाल्स इक्वेशन है, वैन डर वाल्स इक्वेशन में जो कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होता है ए और बी, ये वाली जो टर्म मेरे पास है, ये वाली टर्म, ये मुझे किसके बारे में आइडिया देती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और ये बी वाली टर्म जो आपके पास है, इट गिव्स मी द आइडिया अबाउट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। इतना हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेरी लो प्रेशर रीजन की बात कर रहा हूं, दैट मींस प्रेशर ऑलमोस्ट अप्रोच टू जीरो। अगर प्रेशर अप्रोच कर रहा है जीरो को, दैट मींस 1 मोल ऑफ रियल गैस जो आपने लिया है उसका वॉल्यूम किसको किसको अप्रोच कर रहा होगा? वॉल्यूम इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, समझ रहे हो? दैट मींस वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। और जब भी वॉल्यूम, देखो मैंने एक कंटेनर लिया था, कंटेनर में मैंने 1 मोल ऑफ रियल गैस ली थी, 1 मोल ऑफ रियल गैस, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एट वेरी लो प्रेशर रीजन व्हेन द प्रेशर ऑलमोस्ट अप्रोच टू जीरो, अगर प्रेशर अप्रोच कर रहा है जीरो को, दैट मींस वॉल्यूम विल बी अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। दैट मींस इस कंटेनर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा जा रहा है। यहां पे ऊपर पिस्टन लगा होगा और कंटेनर का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल इनफिनाइट हो गया। और अगर कंटेनर का वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया, कैन देयर बी एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट दैट टाइम? नो। Can I neglect the size of one gas molecule compared to the volume of the container in very low pressure region? Definitely. ठीक है, देखिए वेरी लो प्रेशर रीजन में फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम कंटेनर का इनफिनाइट हो गया होगा, दैट मींस मॉलिक्यूल्स विल बी एट इनफिनाइट डिस्टेंस अपार्ट। And we know when the molecules are at infinite distance apart, उस टाइम पे force of attraction between the molecules कितना होता है? जीरो होता है। That means जो आपने रियल गैस ली थी at very very low pressure region, ये किसकी तरह बिहेव करती है? ये एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, जो ऑलरेडी हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बिकॉज अगर आप देख लो हर कोई रियल गैस का कर्व कहां से स्टार्ट हो रहा है? Z is equal to 1 लाइन से स्टार्ट होता है, समझ लो आप, एट वेरी लो प्रेशर रीजन।
That means at very low pressure region, I can say pressure approach towards zero. That means volume will be approaching towards infinity. अगर volume infinity approach कर रहा है, that means force of attraction किसके बराबर होगा? Molecules के बीच में zero. ठीक है? Molecules के बीच में force of attraction zero. And at the same time, मैं एक gas molecule के size को neglect कर सकता हूँ compared to the volume of the container. देखा? इस इक्वेशन में ये वाली टर्म जो आपके पास है, ये वाली टर्म, ए वाली टर्म, ये आपको किसके बारे में आइडिया देती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और ये बी वाली टर्म किसके बारे में आइडिया देती है? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल. अगर लो प्रेशर रीजन, वेरी लो प्रेशर रीजन, उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स क्या होगा? जीरो. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जीरो है, क्या मैं इस इक्वेशन से ये वाली टर्म हटा सकता हूं? ठीक है? बिकॉज़ दिस इज द टर्म व्हिच इज गिविंग मी द आइडिया अबाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे P प्लस A by V स्क्वायर को क्या लिखना पड़ेगा? मुझे इसको P लिखना पड़ेगा. ये वाली टर्म मैंने हटा दी. क्यों? बिकॉज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में इस रीजन में जीरो. At the same time, अगर वॉल्यूम इनफिनाइट हो गया है, मैं एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को भी नेग्लेक्ट कर सकता हूं. इस इक्वेशन में कौन सी टर्म आपको साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है? ये B वाली टर्म. इज दैट क्लियर? दैट मींस मुझे B को भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा इस वेरी लो प्रेशर रीजन में. दैट मींस एक तो P प्लस A by V स्क्वायर के बदले क्या लिखना पड़ेगा? P. और एट द सेम टाइम V माइनस B के बदले क्या लिखूंगा मैं? इसके बदले में V लिखूंगा. इज दैट क्लियर? अब ये वैल्यूज आप वापस इस इक्वेशन में रखो. देखो P प्लस A by V स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा? P. V माइनस B के बदले क्या आ जाएगा? V is equal to what? Is equal to RT. Is equal to RT. देखिए जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेसिकली होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? Z is equal to PV divided by nRT. बट मैंने यहां पे कितने मोल्स ऑफ रियल गैस लिए? 1 मोल ऑफ गैस लिए मैंने. ठीक है? तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? PV divided by RT. अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड से RT से डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पास वैल्यू आ रही है PV डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू 1. और PV डिवाइडेड बाय RT को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. दैट मींस जो आपने गैस ली है, जो आपने 1 मोल ऑफ रियल गैस ली थी at very low pressure region, that gas behaves like the ideal one. Is that clear? तो वही मैंने theoretically भी आपको समझाया था. हर किसी रियल गैस का कर्व हमेशा इस Z is equal to 1 लाइन से स्टार्ट होता है. तो जब भी हम वेरी लो प्रेशर रीजन की बात करेंगे, उस टाइम पे ऑलवेज जो आपके पास रियल गैस होगा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? दैट विल बी बिहेविंग लाइक द आइडियल गैस. इज दैट क्लियर? ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है, आई मीन एक पोर्शन है. नंबर सेकंड देखो आप ये कौन सा रीजन था? लो प्रेशर रीजन एंड मॉडरेट टेंपरेचर. अब मैं वेरी लो प्रेशर रीजन के बदले यहां पे लो प्रेशर रीजन की बात करूंगा. किसकी बात करूंगा? लो प्रेशर रीजन. एट लो प्रेशर रीजन, एट लो प्रेशर एंड मॉडरेट टेंपरेचर. देखिए आप, लो प्रेशर रीजन हो गया मतलब यहां से यहां तक का रीजन, मतलब इस पॉइंट तक का रीजन. देखिए आप, लो प्रेशर मतलब वॉल्यूम कितना होगा? देखो वेरी लो प्रेशर रीजन पे वॉल्यूम इनफिनाइट था. लो प्रेशर रीजन पे वॉल्यूम आप ऐसे समझो इनफिनाइट पहले था, पहले वॉल्यूम वाज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इनफिनिटी, बट अब मॉलिक्यूल्स बड़े क्लोज आ चुके हैं लो प्रेशर रीजन. समझ लो, मॉलिक्यूल्स पहले वाले केस में, इस वाले केस से, वेरी लो प्रेशर रीजन वाले केस से मॉलिक्यूल्स उससे क्लोज आ चुके हैं. मॉलिक्यूल्स क्लोज आ चुके हैं. क्या उस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा? डेफिनेटली, बिकॉज़ वी नो अट्रैक्टिव फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, अगर आपको याद होगा. ठीक? दैट मींस जब पहले वेरी लो प्रेशर रीजन में देयर वाज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, बट लो प्रेशर रीजन में देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. इज दैट क्लियर? बट वॉल्यूम अभी भी क्या है? वॉल्यूम अभी भी बहुत ज्यादा है. अगर वॉल्यूम अभी भी बहुत ज्यादा है, क्या मैं एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली मैं एक गैस मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं. दैट मींस एट लो प्रेशर रीजन मुझे V माइनस B के बदले क्या लिखना पड़ेगा? V माइनस B के बदले मुझे लिखना पड़ेगा V. ठीक है? क्या मैं इस वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? इस वाली टर्म को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता. क्यों? बिकॉज़ एट लो प्रेशर रीजन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. ठीक है? बिकॉज़ वी नो अट्रैक्टिव फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस. क्लियर? ठीक है? अब V माइनस B के बदले क्या लिखना पड़ेगा? V. अब इसको आप इस इक्वेशन में डाल दो, मेरे पास आ जाएगा P प्लस A डिवाइडेड बाय V स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय V माइनस B के बदले V मल्टीप्लाइड बाय V इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RT. अब देखना, इस V से आप मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी PV प्लस A डिवाइडेड बाय V इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RT. क्या मेरे पास यहां पे देखिए आप देखिए आप, अगर मैं इस इक्वेशन को थ्रू आउट डिवाइड करूंगा RT से, किससे डिवाइड करूंगा? RT से. ठीक? तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी PV डिवाइडेड बाय RT प्लस A डिवाइडेड बाय VRT. किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा.
तो यहां से पीवी डिवाइडेड बाय आरटी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पीवी बाय आरटी की वैल्यू आ गई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। और पीवी बाय आरटी को क्या बोलते हैं? पीवी बाय आरटी को बोलते हैं जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर वन मोल ऑफ गैस। इज दैट क्लियर? तो जेड की वैल्यू यहां पे बराबर आ गई 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड एट लो प्रेशर रीजन एंड मॉडरेट टेम्परेचर? हमेशा वैल्यू ऑफ जेड किसके बराबर होगा? 1 माइनस ए डिवाइडेड बाय वी आर टी। अगर आपको याद होगा आपको लो प्रेशर रीजन, अगर आप देख रहे हो लो प्रेशर रीजन में जो आपके रियल गैस का कर्व था, ये Z इज इक्वल टू 1 लाइन से नीचे आ रहा था, समझ रहे हो आप? मतलब Z की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आपको दिख भी रहा है Z की वैल्यू 1 से कम आ रही है लो प्रेशर रीजन में। इज दैट क्लियर? दैट मींस अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 आ गई तो कौन से फोर्सेस उस टाइम पे डोमिनेट करते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। इज दैट क्लियर? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। क्लियर? और ये इक्वेशन आप याद रखना, ये सीधे आपसे पूछा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट लो प्रेशर रीजन एंड मॉडरेट टेम्परेचर? क्लियर? अब देखिए आप, अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहां पे कर्व एक प्लॉट करना होगा इसी लो प्रेशर रीजन और मॉडरेट टेम्परेचर में, अगर मुझे कोई कर्व प्लॉट करना है, लेट्स से मुझे कर्व प्लॉट करना है बिटवीन z एंड 1 by v, z और 1 by v के बीच मुझे कर्व एक प्लॉट करना है। आप मुझे इजीली बता सकते हो z और 1 by v के बीच में कर्व कैसा आएगा एट लो प्रेशर रीजन? देखो इसको लिख सकता हूं मैं z इज इक्वल टू 1 माइनस a डिवाइडेड बाय rt मल्टीप्लाइड बाय 1 by v, ठीक है। अलोंग z, अलोंग y एक्सिस मैंने क्या लिया है? z, अलोंग x एक्सिस क्या ले रहा हूं मैं? 1 by v। तो ये आपका क्या बन गया? ये आपका y बन गया इज इक्वल टू 1 by v के बदले क्या होगा? x, और ये क्या आ गया आपके पास? m, और ये माइनस, और ये इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। कर्व कैसा आता है? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इंटरसेप्ट किसके? c की वैल्यू, यहां से यहां तक की वैल्यू को क्या बोलता हूं? इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इंटरसेप्ट ऑफ z वर्सेस 1 by v कर्व एट लो प्रेशर रीजन एंड मॉडरेट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, और यहां का स्लोप किसके बराबर होगा? यहां का स्लोप बराबर होगा माइनस a डिवाइडेड बाय r, ठीक है। किसके? माइनस a डिवाइडेड बाय rt। इज दैट क्लियर? ये आपके पास एक कर्व बनता है। सिमिलरली आपके पास दूसरा कर्व जो बन रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बनाना होगा pv वर्सेस 1 by v, pv वर्सेस 1 by v, ये मैंने कर्व बनाया z वर्सेस 1 by v। अगर दूसरा कर्व मुझे बनाना है pv वर्सेस 1 by v, देखिए आप pv वर्सेस 1 by v, कौन सी रीजन की बात कर रहा हूं मैं? लो प्रेशर रीजन। मुझे एक कर्व बनाना है, देखिए आप pv वर्सेस 1 by v, pv वर्सेस 1 by v। यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? देखिए आप ये वाली इक्वेशन कंसीडर करो, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन अगर आप rt से मल्टीप्लाई करोगे, rt से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, यहां से भी rt से मल्टीप्लाई किया, यहां से भी rt से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी pv इज इक्वल टू rt कैंसिल हो गया, pv इज इक्वल टू rt माइनस a डिवाइडेड बाय v, pv इज इक्वल टू rt माइनस a डिवाइडेड बाय v। मुझे ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है? pv और 1 by v के बीच में। क्या मैं a by v को लिख सकता हूं a मल्टीप्लाइड बाय 1 by v, ठीक है। अब अलोंग x एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है? 1 by v। अलोंग y एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है? pv। तो ये आपका y हो गया, ठीक है। ये 1 by v क्या हो गया? ये 1 by v x हो गया, और यहां पे ये आ गया m स्लोप, ठीक है। ये माइनस rt क्या आ गया यहां पे? इंटरसेप्ट। y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c का कर्व आपको ऑलरेडी पता है कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, विद अ नेगेटिव स्लोप, ठीक। तो यहां पे कर्व कैसा आएगा? कर्व कुछ ऐसा आएगा, ठीक। और इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा? माइनस m के, माइनस m मतलब माइनस a के बराबर। तो स्लोप यहां पे इस कर्व का किसके बराबर है? माइनस a के बराबर। सिमिलरली आप इंटरसेप्ट देख सकते हो, इंटरसेप्ट किसके बराबर आ गया? rt। दैट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की वैल्यू किसके बराबर होगी? rt के बराबर होगी। ये दो कर्व्स आप यहां पे याद रखोगे, ठीक है। अभी तक इन कर्व से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी है पूछा जा सकता है, ठीक। मतलब अगर आपको लो प्रेशर रीजन में z वर्सेस 1 by v कर्व बनाना होगा, या लो प्रेशर रीजन में pv वर्सेस 1 by v कर्व बनाना होगा, इनके स्लोप्स आप याद रखना और इनके इंटरसेप्ट्स आप याद रखना, ठीक है। ऑलराइट, अब हम सेम चीज देखेंगे हाई प्रेशर रीजन और मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन मतलब ये वाला रीजन, यहां से आगे वाला रीजन। आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एट इनफिनाइट डिस्टेंस, इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अब जितना मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। फिर एक टाइम आता है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एट द मैक्सिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। और यहां पे इस टाइम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है?
मैक्सिमम। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को थोड़ा और क्लोज, इस पॉइंट के बाद थोड़ा और क्लोज लाना चाहो, इसके बाद कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? यहां पे इस पॉइंट के बाद हाई प्रेशर रीजन में कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करता है, अगर आपको याद होगा। ठीक है, हाई प्रेशर रीजन में कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? रिपल्सिव फोर्स, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे। ठीक है, अगर हाई प्रेशर रीजन में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, क्या मैं उस टाइम पे अट्रैक्टिव फोर्स को नेगलेक्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स को नेगलेक्ट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन में से कौन सी टर्म नेगलेक्ट करनी पड़ेगी? ये a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर वाली टर्म नेगलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे p प्लस a डिवाइडेड बाय v स्क्वायर के बदले क्या लिखूंगा? p लिखूंगा। इज दैट क्लियर? तो अब यहां पे ये वाली इक्वेशन लिख लो आप, p प्लस a बाय v स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा? p मल्टीप्लाइड बाय v माइनस b इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू RT। ठीक है, तो यहां पे PV माइनस PB की वैल्यू किसके बराबर आ गई? PV माइनस PB की वैल्यू यहां पे RT के बराबर आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप थ्रू आउट डिवाइड कैसे करो? RT से, तो आपके पास आ जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT माइनस PB डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू किसके बराबर? 1 के बराबर। इस PV बाय RT को क्या बोलते हैं? Z। तो Z विल बी इक्वल टू 1 प्लस PB डिवाइडेड बाय RT। दैट मींस जब भी आपके पास हाई प्रेशर रीजन में आपको किसी गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, तो उसकी Z की वैल्यू क्या आती है? ग्रेटर देन 1। अगर आप देख लो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाई प्रेशर रीजन में कौन से फोर्स डोमिनेट करते हैं? हाई प्रेशर रीजन में रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं, और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहे थे उस टाइम Z की वैल्यू क्या आती थी? ग्रेटर देन 1, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो Z की वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये 1 से ज्यादा आ रही है। दैट मींस कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे? वी नो रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे होंगे। क्लियर? अब देखिए आप, और ये इक्वेशन भी आप याद रखना, ये भी सीधा आपसे पूछी जा सकती है। एट वेरी हाई प्रेशर रीजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ अ रियल गैस। 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए हाई प्रेशर रीजन में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? सीधे आपसे पूछा जा सकता है। Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV बाय RT। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे यहां पे कर्व प्लॉट करना होगा बिटवीन Z एंड P, Z और P के बीच में मुझे कर्व प्लॉट करना है हाई प्रेशर रीजन में, जरा आप बताओ खुद ही कर्व कैसा होगा? देखिए आप, दिस इज Z वर्सेस P, Z वर्सेस P। Z को आपने अलोंग y एक्सिस प्लॉट कर लिया, P को आपने प्लॉट कर लिया अलोंग x एक्सिस, तो P क्या हो गया? x। ठीक है, तो m स्लोप किसके बराबर होगा? B बाय RT के। ठीक है, स्लोप यहां पे किसके बराबर होगा? B डिवाइडेड बाय RT, और इंटरसेप्ट कितना होगा? इंटरसेप्ट 1 के बराबर होगा। तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा, समझ लो आप। ठीक है, y इक्वल mx प्लस c का ग्राफ, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है? ये इंटरसेप्ट यहां पे 1 के बराबर है, ये इंटरसेप्ट 1 के बराबर है। और इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा? इस कर्व का स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट? b डिवाइडेड बाय RT, b डिवाइडेड बाय RT। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आप देख रहे हो हाई प्रेशर रीजन में, अगर आप देख रहे हो जो आपका कर्व है, यहां से स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। Z इज इक्वल टू 1 लाइन से स्टार्ट हो रही है, समझ लो। इसलिए मैंने कर्व यहां पे Z इज इक्वल टू, ये यहां पे कौन सा पॉइंट है? Z इज इक्वल टू 1। ठीक, तो कर्व आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस यहां पे। तो यहां से अगर आप देख रहे हो, यहां पे स्लोप किसके बराबर होगा? यहां पे इस हाई रीजन में स्लोप विल बी इक्वल टू व्हाट? जो हमने देख लिया, b डिवाइडेड बाय RT, b डिवाइडेड बाय RT। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब सिमिलरली अगर मुझे एक और कर्व यहां पर बनाना होगा बिटवीन लेट्स से PV वर्सेस P, लेट्स से PV वर्सेस P, PV वर्सेस P के बीच में मुझे कर्व बनाना है। अगर आप ये इक्वेशन कंसीडर करो, ठीक है, यहां पे लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन के बदले PV इज इक्वल टू RT प्लस PV, PV इज इक्वल टू RT प्लस PV। मुझे कर्व किस किसके बीच में बनाना है? मुझे कर्व बनाना है PV वर्सेस P, PV वर्सेस P। देखिए आप, अगर मुझे यहां पे PV वर्सेस P के बीच में यहां पे कर्व प्लॉट करना है, किस रीजन की बात चल रही है? ये हाई प्रेशर रीजन की बात चल रही है। ठीक है, अलोंग y एक्सिस मुझे क्या प्लॉट करना है? PV, और अलोंग x एक्सिस क्या प्लॉट करना है? ये आपका x हो गया। ठीक है, तो ये क्या b क्या हो गया आपका m, और ये RT क्या हो गया? स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c। कर्व कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, और उसका इंटरसेप्ट कितना होगा? दिस इज स्ट्रेट लाइन, और इंटरसेप्ट यहां पे बराबर होगा RT के। किसके बराबर? RT। दैट मींस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस बराबर है RT के। और यहां का इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा? इस कर्व का स्लोप बराबर होगा b के। क्लियर? तो यहां पे कर्व का स्लोप b के बराबर है। ठीक, दिस इज द कर्व बिटवीन PV एंड P एट हाई प्रेशर रीजन। दिस इज द कर्व बिटवीन Z एंड P एट हाई प्रेशर रीजन। ठीक है, इनसे भी कभी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट पूछा जा सकता है। आपको कर्व दिया जाएगा, आपको बताना होगा कौन सा कर्व किस वाले रीजन के लिए होगा। ठीक,
So this was about what? This was the variation of compressibility factor at high pressure region and moderate temperature. ठीक, तो हमने यहाँ पे तीनों बेसिकली तीनों रीजन्स एनालाइज किए हमने, वेरी लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर रीजन और हाई प्रेशर रीजन. ठीक, अब देखिए मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व अभी डिस्कस नहीं किया. ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व हमेशा इस z इज इक्वल 1 लाइन से ऊपर रहता है. ठीक है, क्यों रहता है वो देखिए. तो यहां पे हेडिंग लगा एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ H2 एंड हीलियम, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. देखो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या बोल रहा है. फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, बात समझना. आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होता है, जितना मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होता है, उतनी मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है. पढ़ा होगा आपने, जितना मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा जितना मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होता है उतना उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होगा? बिकॉज उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. तो वही चीज मैं यहां पे यूज करने वाला हूं. देखिए आप, जितना मॉलिक्यूल्स का मोलर मास ज्यादा होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा होगा, उतनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी. और जितना मॉलिक्यूल्स के बीच का मॉलिक्यूल्स का मास कम होगा, उतनी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी. यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास बेसिकली हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल. ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का मॉलिक्यूलर मास बहुत ही कम है. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है, दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, दैट मींस a/v² की वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम होगी. अगर a/v² की वैल्यू कम है, क्या मैं p प्लस a डिवाइडेड बाय v² के बदले लिख सकता हूं p. ठीक है, समझ लो आप. ठीक है, देखिए p प्लस a/v² के बदले क्या आ गया, p. अब आप यही वैल्यू किस में डाल दो, इस इक्वेशन में. आप p प्लस a/v² के बदले क्या लिखोगे, p, और ये आ गया आपका v माइनस b इज इक्वल व्हाट, इज इक्वल RT. ठीक है, और हाइड्रोजन और हीलियम के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों मिनिमम है? बिकॉज मोलर मास इनका नेग्लिजिबल है. ठीक, तो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल pv माइनस b इज इक्वल टू RT. देखिए ये आ जाएगा आपके पास pv माइनस pb इज इक्वल टू RT. अब डिवाइड करो थ्रू आउट RT से, ये आ गया pv डिवाइडेड बाय RT माइनस pb डिवाइडेड बाय RT. किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा. ठीक है, pv बाय RT को क्या बोलते हैं हम, z. तो z की वैल्यू आ गई 1 प्लस pb डिवाइडेड बाय RT. दैट मींस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा z की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है. एक्सेप्ट इन केस ऑफ वेरी लो प्रेशर रीजन, जहां पे ये वैल्यू किसकी, z की वैल्यू किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है. इसके बाद अगर आप कोई भी रीजन देखते हो, इसके बाद किसी भी रीजन में हमेशा z की वैल्यू हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या आएगी, 1 से ज्यादा आ जाएगी. ठीक है, अब देखिए आप इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन का कर्व ऊपर क्यों आता है, हीलियम का कर्व नीचे क्यों आता है? क्यों हीलियम का कर्व ऊपर नहीं आया, हाइड्रोजन का कर्व नीचे नहीं आया? ठीक है, उसके लिए देखें आप. अगर मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट करूंगा इसी हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, किस किस के बीच में, Z और P के बीच में, Z और P के बीच में, Z और P. सिंस वी नो Z और P का कर्व कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, Z इज इक्वल टू 1 लाइन से. वो आप यहां से भी लिख सकते हो. अलोंग y एक्सिस मैंने क्या प्लॉट कर लिया, Z. अलोंग x एक्सिस में प्रेशर प्लॉट कर रहा हूं. ठीक है, अलोंग x एक्सिस मैंने प्रेशर प्लॉट कर लिया. तो क्या इक्वेशन आपकी आ गई, y इज इक्वल, ये आप b बाय RT आपका स्लोप हो जाएगा, b बाय RT स्लोप, m x की वैल्यू होगी प्रेशर प्लस c, 1 हो गया इंटरसेप्ट. y इज इक्वल mx प्लस c का कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन. समझ लो आप. और यहां से ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, z इज इक्वल टू 1. मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1. ठीक है, और यहां पे इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप किसके बराबर होगा, b डिवाइडेड बाय RT के बराबर. किसके बराबर, b डिवाइडेड बाय RT. स्लोप किसके बराबर, b डिवाइडेड बाय RT. ठीक है, अब अगर आप देख रहे हो यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, देखिए आप अगर फर्स्ट ऑफ ऑल b की वैल्यू ज्यादा आ गई, अगर b की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस स्लोप ज्यादा है, या इन जनरल बोलूंगा अगर स्लोप ज्यादा है, अगर इस कर्व का स्लोप ज्यादा है दैट मींस b की वैल्यू ज्यादा है. ठीक है, अब आपको ऑलरेडी पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है कि हीलियम का एटॉमिक साइज ज्यादा होता है? देखिए, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है हीलियम के एटॉमिक साइज से। अगर साइज ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है, तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उसी गैस का स्लोप ज्यादा होगा। अगर आप देख रहे हो यहां पे स्लोप किसका ज्यादा है, यहां पे हाइड्रोजन का स्लोप ज्यादा है, हीलियम का स्लोप कम है। समझ लो आप, इसलिए आप देख रहे हो, इसलिए हाइड्रोजन का कर्व आपको ऊपर मिलता है और हीलियम का कर्व आपको नीचे मिलता है। बिकॉज वी नो फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम स्लोप किसके बराबर होता है, बी डिवाइड बाय आरटी के बराबर होता है। तो जहां पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जहां पे स्लोप की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, वहां पे मॉलिक्यूल्स का साइज ज्यादा होगा। वी ऑलरेडी नो हाइड्रोजन और हीलियम में से किसका साइज ज्यादा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होता है, हीलियम का कौन सा होता है, एटॉमिक साइज। समझ लो, अगर हाइड्रोजन का साइज ज्यादा है दैट मींस हाइड्रोजन की बी वैल्यू ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का स्लोप भी क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। इसलिए हाइड्रोजन का कर्व आपको ऊपर मिलता है और हीलियम का कर्व आपको नीचे मिलता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ व्हाट, एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखा, अभी तक मैंने आपको बोला जो भी हमने यहां पे ये रीजन्स एनालाइज करे, ये हमने मॉडरेट टेंपरेचर पे एनालाइज करे। कौन सी टेंपरेचर पे, मॉडरेट टेंपरेचर पे एनालाइज करे। हाई टेंपरेचर पे, वेरी हाई टेंपरेचर पे हमने क्यों नहीं ये रीजन्स एनालाइज किए, बिकॉज वी नो जब टेंपरेचर आप बहुत ज्यादा करते हो, टेंपरेचर एक कंटेनर में आपने 1 मोल ऑफ रियल गैस ली, ठीक है, अब टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ाते हो, टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है, टेंपरेचर बहुत ज्यादा बढ़ने से वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। मतलब एक टाइम ऐसा आया होगा व्हेन द मॉलिक्यूल्स विल बी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, और अगर मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई नहीं होगा। एक चीज, दूसरी चीज, अगर कंटेनर का वॉल्यूम इनफाइनाइट हो गया, क्या मैं एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? डेफिनेटली मैं एक मॉलिक्यूल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। दैट मींस हाई टेंपरेचर पे, हाई टेंपरेचर में मुझे ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी और ये वाली टर्म भी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे पास बचा क्या, PV is equal to RT, PV is equal to RT, that means Z की वैल्यू 1 के बराबर आ गई। इसका मतलब हो गया at very high temperatures all the real gases behaves like ideal gases. Is that clear? इसलिए मैंने हर जगह टेंपरेचर कौन सा लिया था, मॉडरेट टेंपरेचर। क्लियर? अब एक और चीज, क्या हाइड्रोजन और हीलियम के लिए हमेशा कर्व ऐसा ही आता है? नहीं, ये डिपेंड करेगा टेंपरेचर पे। ठीक है, अगर आप टेंपरेचर 0 डिग्री से बहुत कम ले रहे हो, 0 डिग्री से, ये मैंने कर्व कहां बना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व यहां ऐसे स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, बट अगर आप टेंपरेचर 0 डिग्री से बहुत ज्यादा ले रहे हो, लेट्स से आप टेंपरेचर ले रहे हो -150 डिग्री, -150 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम पे हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व सेम ऐसा ही आएगा। सो आई कैन सिंपली राइट द स्टेटमेंट फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम at temperature well below 0 degree centigrade, the curve between Z and B will be same as that of other gases, will be same as that of curves of other real gases। ठीक है, मतलब ये सिर्फ आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम का कर्व ऐसा मिलता है, बट अगर आप टेंपरेचर बहुत ज्यादा कम करोगे आपको हाइड्रोजन और हीलियम का भी कर्व कैसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। पहले यहां पे नेगेटिव डिविएशन यहां से आता है, फिर इसके बाद पॉजिटिव डिविएशन। इज दैट क्लियर? So these were few points which you are supposed to remember, और इनसे frequently questions पूछे जाते हैं, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, कर्व्स के बारे में पूछा जा सकता है, या आपको सीधे ये वैल्यूज पूछी जाएंगी, आई मीन Z की वैल्यू बताओ लो प्रेशर रीजन में, हाई प्रेशर रीजन में, ऐसे आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कैसे चेंज होती है ऑन चेंजिंग द टेंपरेचर, ऑन चेंजिंग द टेंपरेचर। ठीक है, देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं सेम कर्व्स बना रहा हूं बिटवीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z वर्सेस प्रेशर P, और ये लाइन कौन सी होती है, ये Z इज इक्वल टू 1 लाइन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 1 मोल ऑफ गैस लिया, 1 मोल ऑफ गैस लिया, ठीक है, अब 1 मोल ऑफ गैस के लिए मैं कर्व्स कुछ बना रहा हूं। लेट्स से
गैस के लिए ये कर्व, 1 मोल ऑफ रियल गैस के लिए ये कर्व आ गया टेम्परेचर T1 पे, ठीक है। सिमिलरली लेट्स से इसी गैस के लिए ये कर्व आ गया टेम्परेचर T2 पे। सिमिलरली इसी गैस के लिए लेट्स से ये वाला कर्व आ गया टेम्परेचर T3। ड्राइंग पे नहीं जाना, ठीक है। तो मुझे यहां पे बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन सा टेम्परेचर कम होगा, ठीक। दिस इज एट फर्स्ट ऑफ ऑल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, अब इन कर्व्स को हम एनालाइज करेंगे बेसिकली दो तरीकों से। सबसे पहले मैं यहां पे लो प्रेशर रीजन बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा हाई प्रेशर रीजन की। किसकी? हाई प्रेशर रीजन की। देखिए, अगर हम लो प्रेशर रीजन देखेंगे, ये मैंने एक ही गैस के लिए Z वर्सेस P कर्व बनाया है एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन टेम्परेचर T1 पर, और ये वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन टेम्परेचर T2 पर, और तीसरी वाली लाइन जो आपके पास है पीली टेम्परेचर T3 पर, करेक्ट। अगर मैं लो प्रेशर रीजन लिख रहा हूं पहले, एट लो प्रेशर रीजन, देखिए मतलब मैं इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं। आप एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन ड्रॉ करो आप, ठीक है, और इस लाइन के अकॉर्डिंगली आप Z की वैल्यूज लीजिए। या आपने फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर T1 पे Z की वैल्यू थी Z1, टेम्परेचर T2 पे Z की वैल्यू Z2, और टेम्परेचर T3 पे Z की वैल्यू Z3, लो प्रेशर रीजन में। अगर आप देख रहे हो Z1 की वैल्यू ज्यादा है Z2 की वैल्यू से, Z1 is greater than Z2 which is greater than Z3, because जब आप नीचे जाते हो Z की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो यहां पे अगर देख लो आप, Z1 is greater than Z2 which is greater than Z3, और लो प्रेशर रीजन में ऑलरेडी हमने देखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके बराबर होता है? 1 माइनस A डिवाइडेड बाय VRT, 1 माइनस A डिवाइडेड बाय VRT। देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर क्या कर लिया आपने? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेसिकली, ठीक है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये वाली वैल्यू A by VRT वैल्यू कम हो रही है, A by VRT वैल्यू कम हो रही है, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या बढ़ रही है? समझ लो आप? दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से Z की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। दैट मींस अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे Z की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे Z की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक। अब आप देखें, Z1 is greater than Z2 which is greater than Z3। अगर Z की वैल्यू ज्यादा है दैट मींस टेम्परेचर ज्यादा है, अगर Z की वैल्यू कम है दैट मींस टेम्परेचर कम है। दैट मींस जो रिलेशन यहां पे Z के बीच में होगी वही किसके बीच में होगी? टेम्परेचर्स के बीच में। सो आई कैन सिंपली से T1 is also greater than T2 which is greater than T3। इज दैट क्लियर? तो लो प्रेशर रीजन में T1 की वैल्यू ज्यादा है, T2 की वैल्यू कम है, और T3 की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। अब सिमिलरली ये चीजें हम एनालाइज करेंगे कहां पर? ये चीज हम एनालाइज करेंगे एट हाई प्रेशर रीजन, एट हाई प्रेशर रीजन पे देखें आप, हाई प्रेशर रीजन पे फॉर एग्जांपल, हाई प्रेशर रीजन पे भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। लाइन ड्रॉ कर ली, दैट मींस ये क्या हो गया? दिस इज Z1, ये क्या हो गया? दिस इज Z2, एंड दिस इज फॉर एग्जांपल व्हाट? दिस इज Z3। अगर हाई प्रेशर रीजन पे देख लो आप, कैन आई से Z3 is greater than Z2 which is greater than Z1, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन की बात कर रहा हूं। देखिए, हाई प्रेशर रीजन पे हमने ऑलरेडी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा है which is 1 plus PB divided by RT। अगर आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू कम होनी है। अगर ये वैल्यू कम हो रही है दैट मींस Z की वैल्यू क्या हो रही है? Z की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे Z की वैल्यू कम होगी, या इनडायरेक्टली आई कैन से Z की वैल्यू अगर कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर Z की वैल्यू बढ़ रही है दैट मींस टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिलेशन Z के बीच में होगी, क्या वही रिलेशन टेम्परेचर के बीच में होगी? वो रिलेशन टेम्परेचर के बीच में नहीं होगी, इसकी ऑपोजिट रिलेशन टेम्परेचर के बीच में होगी। सो टेम्परेचर की रिलेशन यहां पे होगी T3 is less than T2 which is less than T1। Is that clear? वही हमने यहां पे भी देखा था। अगर आपको ये दिख रहा हो, ये T1 is greater than T2 which is greater than T3, यहां पे भी सेम आ गया, T1 is greater than T2 which is greater than T3, ठीक है। तो T1 की वैल्यू ज्यादा होगी, T2 की वैल्यू कम होगी, T3 की वैल्यू सबसे कम होगी, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे आप ये चीज? अगर आपके पास ये 3-4 कर्व्स आ गए डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ठीक है, आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, कौन सा टेम्परेचर कम है। अब सिंपल एक चीज देख लेना, जो कर्व, the curve which is more tilted towards Z is equal to one line, the curve which is more tilted towards Z is equal to one line,
जो कर्व z इज इक्वल टू 1, मैं यहां इस वाले हाई प्रेशर रीजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाई प्रेशर रीजन में जो कर्व सबसे क्लोज होगा, सबसे टिल्ट ज्यादा होगा टुवर्ड्स z इज इक्वल टू 1 लाइन, वो सबसे हाईएस्ट टेंपरेचर पे होगा। इसका मतलब हो गया ये वाला जो कर्व है, यहां से यहां तक का रीजन, आई मीन जब मैं हाई प्रेशर रीजन की बात कर रहा हूं, जो ये वाला कर्व है, ये वाला कर्व, दिस कर्व इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स z इज इक्वल टू 1 लाइन, दैट मींस ये वाला जो कर्व इस रीजन में होगा, दिस विल बी, ये यहां पे ज्यादा किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, दिस विल बी एक्टिंग लाइक एन आइडियल गैस, समझ रहे हो आप, कंपेयर टू दीस टू। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, जो कर्व ज्यादा टिल्टेड होगा टुवर्ड्स z इज इक्वल टू 1 लाइन, दैट मींस उसका बिहेवियर, I mean that its behavior will be more close to the ideal gas, समझ रहे हो आप। और अगर इस कर्व का, अगर इस गैस का जो आपके पास रियल गैस है, ठीक है, इसका नेचर, इसका बिहेवियर इज मोर टुवर्ड्स द आइडियल गैस, और तो उस टाइम पे टेंपरेचर क्या होना चाहिए, टेंपरेचर डेफिनेटली मैक्सिमम होना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम टेंपरेचर बढ़ाने से ही मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और जो आपके पास गैस होती है वो किस तरह बिहेव करती है, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। सो द कर्व व्हिच विल बी मोर टिल्टेड टुवर्ड्स z इज इक्वल टू 1 लाइन, उसका टेंपरेचर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। या अगर ये सब नहीं करना है तो सीधा ऐसे कर लो, ठीक है, कोई भी रीजन उठा लो, उस रीजन में z की वैल्यूज देख लो, फिर देख लो टेंपरेचर बढ़ने से क्या होता है z के साथ। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज अबाउट द वेरिएशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विद टेंपरेचर, ठीक है। ऑलराइट, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, ठीक है, उसी पे एक क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए आप, if for a real gas the slope of z versus p curve in high pressure region is 0.1, the volume occupied by 1 mole gas molecules at 300 Kelvin will be। देखिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको z versus p curve का स्लोप दिया गया है इन हाई प्रेशर रीजन, इन हाई प्रेशर रीजन। We know हाई प्रेशर रीजन में z किसके बराबर होता है, 1 plus pb divided by RT, 1 plus pb divided by RT। आपको z versus p का स्लोप दिया है, z versus p कर्व का स्लोप दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इजीली बता सकते हो z versus p कर्व कैसा होता है, अभी हमने देखा था, ठीक है, ये यहां से कुछ स्टार्ट होता है और इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय RT, स्लोप किसके बराबर होता है, b डिवाइडेड बाय RT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ z वर्सेस p कर्व इन हाई प्रेशर रीजन इज 0.1, तो स्लोप किसके बराबर है, ये 0.1 के बराबर दिया है, ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय RT, जिसकी वैल्यू किसके बराबर दी है, 0.1 के बराबर। क्या हम यहां से b कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाइड बाय टेंपरेचर, कितना टेंपरेचर विल बी टेंपरेचर इज गिवन एज 300, राइट। क्या यहां से b की वैल्यू आ गई, क्लियर, b की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स। वी नो b is always equal to 4 multiplied by volume of 1 mole of gas molecules, 1 mole of gas molecules। बेसिकली ये जब हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए b की वैल्यू यहां से आ गई है, इसको डिवाइड किससे करोगे आप, इसको डिवाइड आप 4 से करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया पर प्रोबेबिलिटी है पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। So this was all about what? This was all about how compressibility factor varies with pressure in different pressure regions. Clear? All right. Now let's talk about the liquefaction of the gases. ठीक है? ये मैं आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों? Because ये डिटेल में पढ़ाने के लिए I have to teach you the Andrews isotherm, ठीक है? जो आपके नीट के कोर्स में है नहीं, ठीक। यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए और इनके रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए। सीधा आपसे इनके रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको कभी पूछा जाता है कैलकुलेट द क्रिटिकल टेंपरेचर, और ए और बी की वैल्यू दी जाएगी। सिमिलरली क्रिटिकल प्रेशर कैलकुलेट करने की फॉर्मूला ये है, सिमिलरली क्रिटिकल वॉल्यूम कैलकुलेट करने की फॉर्मूला ये है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास लेट्स से कोई गैस प्रेजेंट है इस कंटेनर में, ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल। अगर आपको इस गैस को लिक्विफाई करना है, इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या पड़ेगा, आपको इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है कि दूर भेजना है। मॉलिक्यूल्स को डेफिनेटली क्लोज लाना है, बिकॉज वी नो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस कम होती है कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स, राइट।
तो जब भी आपको इस गैस को लिक्विफाई करना होगा, आपको इन मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है। मॉलिक्यूल्स को कैसे क्लोज ला सकते हो आप? या तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो प्रेशर बढ़ाना है, आपको प्रेशर बढ़ाना है इसमें, ठीक है। जब प्रेशर बढ़ेगा, दैट मींस प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको एक गैस को लिक्विफाई करना होगा, आपको प्रेशर बढ़ाना होगा और एट द सेम टाइम वॉल्यूम डिक्रीज करना होगा, ठीक है। ये दो कंडीशंस है गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। तीसरी कंडीशन देखिए, आपको यहां पे टेंपरेचर इंक्रीज करना पड़ेगा कि डिक्रीज करना पड़ेगा? देखो, अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करोगे, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। बट हमें मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं, मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है, तो टेंपरेचर हमें क्या करना पड़ेगा? टेंपरेचर भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो हमें प्रेशर इंक्रीज करना है, वॉल्यूम डिक्रीज करना है, और टेंपरेचर भी क्या करना है? टेंपरेचर भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। ये तीन चीज आप सबसे पहले याद रखो। प्रेशर ज्यादा करना है, वॉल्यूम अभी यहां से प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, टेंपरेचर भी कम करना है, तब जाके आप एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। अब देखो आप एक चीज यहां पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कंटेनर में गैस है, ठीक है। ये मेरे पास कंटेनर में गैस है। लेट्स से इस गैस का टेंपरेचर इज लेट्स से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जब मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस गैस को लिक्विफाई करना है, मुझे बाहर से प्रेशर कितना देना पड़ रहा है? लेट्स से मुझे 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है। 10, जब गैस का टेंपरेचर कितना था? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझे बाहर से प्रेशर कितना देना पड़ रहा है? 10 एटमॉस्फेयर, तब जाके ये गैस लिक्विफाई हो रही है, ठीक। अब अगर मैं टेंपरेचर फॉर एग्जांपल 11 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा हूं गैस का टेंपरेचर कितना किया मैंने? 11 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मुझे सेम 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से देना पड़ेगा इस गैस को लिक्विफाई करने के लिए, कि मुझे प्रेशर ज्यादा देना है? मुझे प्रेशर ज्यादा देना है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रेशर यहां पे 11 atm देना पड़ा, तब जाके ये गैस लिक्विफाई हुआ एट टेंपरेचर 11 डिग्री, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल टेंपरेचर मैंने 12 डिग्री सेंटीग्रेड किया। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या मुझे सेम 11 atm देना पड़ेगा? इससे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, इससे ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे मुझे प्रेशर देना पड़ रहा है 12 एटमॉस्फेयर, क्लियर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल टेंपरेचर कर रहा हूं यहां पे 13 डिग्री सेंटीग्रेड, टेंपरेचर 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां पे 13 एटमॉस्फेयर प्रेशर देने से गैस क्या होनी चाहिए? लिक्विफाई होनी चाहिए। बट गैस यहां पे लिक्विफाई नहीं हो रही है, गैस यहां पे लिक्विफाई नहीं हो रही है। फिर मैं और थोड़ा प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर मैंने 14 एटमॉस्फेयर कर लिया, गैस अभी भी लिक्विफाई नहीं हो रही है। फिर मैंने प्रेशर फॉर एग्जांपल 20 एटमॉस्फेयर कर लिया, गैस अभी भी लिक्विफाई नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों? देखिए आप, देखो यहां पे गैस लिक्विफाई होगी, यहां पे भी गैस लिक्विफाई होगी, यहां पे गैस लिक्विफाई होगी, बट जब आपने टेंपरेचर इस गैस का 13 डिग्री कर दिया, यहां पे गैस लिक्विफाई नहीं हुई, ठीक है। द टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied, वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस the gas cannot be liquefied, the temperature above which a gas cannot be liquefied, आप जितना भी प्रेशर लगा लो, ठीक है, गैस फिर भी लिक्विफाई नहीं होगी। सो वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर अगर थोड़ा टेम्परेचर आपने बढ़ाया, आप चाहे कितना भी प्रेशर बाहर से लगा लो, गैस लिक्विफाई नहीं होगी। सो वो वाला टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, चाहे जितना भी प्रेशर लगाना है आपको लगा लो, ठीक है। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्रिटिकल टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज सिंपली अ क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर अबव व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। बट क्रिटिकल टेम्परेचर पे खुद गैस लिक्विफाई होती है, इसके ऊपर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाई नहीं होनी है, ठीक है। बट इस पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है, क्लियर, ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर कैलकुलेट करने की एक सिंपल सी फॉर्मूला है जो आप याद रखोगे। क्रिटिकल टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू 8A डिवाइडेड बाय RB। A और B ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स, ठीक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है, बट इससे अगर आपने टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया, गैस लिक्विफाई नहीं होगी, चाहे कितना भी प्रेशर बढ़ा लो आप। क्यों? बिकॉज़ गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, उससे मतलब नहीं है यहां पर। देखिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ये है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे 12 atm प्रेशर देना पड़ा, तब जाके ये गैस लिक्विफाई होगी। अब क्रिटिकल
क्रिटिकल टेम्परेचर पे, ये क्रिटिकल टेम्परेचर कैसे आपको पता चल गया? बिकॉज जब आपने इससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया गैस लिक्विफाई नहीं हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस लिक्विफाई होती है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर आपको बाहर से देना पड़ता है गैस को लिक्विफाई करने के लिए, उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, और क्रिटिकल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये फॉर्मूला आपके पास है, A डिवाइडेड 27B²। ठीक है, सिमिलरली क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के टाइम, क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गैस है, ठीक है, ये गैस का कौन सा टेम्परेचर है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये गैस का कौन सा प्रेशर है? क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, अब इस कंडीशन पे जब गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया होगा और प्रेशर कौन सा है? क्रिटिकल प्रेशर। इस टाइम पे गैस के 1 मोल ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्रिटिकल वॉल्यूम। मतलब 1 मोल ऑफ गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के टाइम पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होती है? Vc = 3B। इज दैट क्लियर? ये 3 फॉर्मूलाज आप याद रखोगे सबसे पहले। और इन 3 क्रिटिकल्स को, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इनको मिला के हम बोलते हैं, तीनों को कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कांस्टेंट्स। दीज 3 कांस्टेंट्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड एज क्रिटिकल कांस्टेंट्स। इज दैट क्लियर? इनसे सीधा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको ए और बी की वैल्यूज दी जाएंगी, आपसे कोई भी टर्म पूछी जा सकती है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज यहां पे पूछी जा सकती है आपसे, वो कौन सी चीज है? देखिए आप, अगर आपसे कभी पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस, आई मीन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर पे। ठीक है, देखिए आप वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप हेडिंग लिखो, यहां पर आप हेडिंग लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर at critical parameters, at critical parameters। क्रिटिकल पैरामीटर्स मतलब क्या हो गया? आपका जो वॉल्यूम होगा वो कौन सा है? दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। टेम्परेचर कौन सा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और प्रेशर कौन सा होगा? क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, वी नो Z किसके बराबर होता है? PV डिवाइडेड बाय nRT, PV डिवाइडेड बाय nRT। बट अगर मुझे क्रिटिकल कंडीशंस पे Z की वैल्यू चाहिए, क्या मैं Z लिखूंगा कि मैं ZC लिखूंगा? आई विल बी टॉकिंग अबाउट ZC, वैल्यू ऑफ Z एट क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, प्रेशर कौन सा होता है उस टाइम पे? क्रिटिकल प्रेशर। वॉल्यूम कौन सा? क्रिटिकल वॉल्यूम। अगर क्रिटिकल वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर होंगे। ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा हो गया? दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर? क्या आपके पास PC की वैल्यू है? PC किसके बराबर है? दिस इज A डिवाइडेड बाय 27B², राइट? आपके पास VC क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू है, दिस इज 3B डिवाइडेड बाय और एज सच रख लो TC टेम्परेचर किसके बराबर आ गया? TC किसके बराबर होता है? 8A डिवाइडेड बाय 27RB। अब देखो आप कौन कौन सी टर्म्स यहां पे कैंसिल होंगी। देखो R से R कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली टर्म जो आपके पास आ गई, दिस इज आप लिखो ये 3AB डिवाइडेड बाय 27B² मल्टीप्लाइड बाय, ये ऊपर ले लो आप, दिस विल बी 27B डिवाइड बाय 8A, 27B डिवाइड बाय 8A। क्या ये 27B वेट 27B और 27B कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, A और A कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू किसके बराबर आ गई? दैट मींस आपके पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस की वैल्यू बराबर आ गई 3 डिवाइडेड बाय 8 के। किसके? 3 डिवाइडेड बाय 8 के। सो रिमेंबर दिस वैल्यू, आपसे थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल कंडीशंस। एट क्रिटिकल कंडीशन मतलब क्रिटिकल कंडीशन कौन सी होती है? जब आपका टेम्परेचर कौन सा होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, उस टाइम पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? ये सीधे आप याद रखना, दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 8। इज दैट क्लियर?
So this was all about what? This is what you have to remember. यहाँ पे हमें एंड्रयूज आइसोटोन कंसिडर नहीं करना बिकॉज आपके कोर्स में है नहीं वो, ठीक है? तो इन चीजों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या आपसे न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, मतलब सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। कहीं पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, आपको ए और बी की वैल्यूज हर जगह पे दी होंगी और आपको ये तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी। या पूछा जा सकता है व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैल्यू अंडर क्रिटिकल कंडीशंस। Is that clear? This was all about what? Liquefaction of gas which you are supposed to remember. That's it.